ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वी आर जस्ट कमिंग टू द टॉपिक। आपको याद होगा आज सैटरडे है और प्रत्येक सैटरडे को मैं एक सीरीज का लेक्चर लेकर आता हूं। मैं एक बार फिर आपको सीरीज का नाम याद कराऊं ताकि उसका बेसिक पर्पस आप याद कर सकें, और वह सीरीज है प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज। यू विल फाइंड दिस टर्म प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज, मतलब वर्तमान और अतीत के बीच परस्पर संवाद श्रृंखला। बच्चों, ये आज हमारा फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप तो जानते हो कि इसमें इस सीरीज में जितने भी टॉपिक हैं सब इंटरेस्टिंग हैं। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है क्या ब्रेग्जिट ब्रिटिश इतिहास में ही निहित। जो ब्रेग्जिट है वह क्या इज ब्रेग्जिट इनहेरेंट इन ब्रिटिश हिस्ट्री इटसेल्फ। यह एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ब्रेग्जिट एक करंट प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमें प्रेजेंट का पास्ट ज्ञात होता है तो हमारे आंसर राइटिंग में प्रेजेंट में कैसे वैल्यू एडिशन हो सकता है, प्रेजेंट को हम कितने बेहतर से समझ सकते हैं, यह आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन बच्चों, आज मैं आपसे 10 मिनट्स का टाइम लूंगा थोड़ा पहले, और जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि पिछले लेक्चर में हमने इस्लाम, अरब विश्व, इस्लाम और पश्चिमी साम्राज्यवाद, माय लेक्चर वाज अरबियन वर्ल्ड, इस्लाम एंड वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। तो आप तो जानते हो कि मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स से कुछ चीज़ें पता चलती है। तो मैंने उसमें देखा, पहली बात कि अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एनिमोसिटी विद्यमान है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो एक कहोगे कि एक थोड़ा सा और भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि मैं बार बार जो अपने लेक्चर का पर्पस समझा रहा हूँ, शायद कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग देम कि मेरे पर्पस को आप ध्यान से देखें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज देने का मतलब है कि आपकी समझ को बढ़ाना, और समझ आपकी जब बढ़ जाती है तो आप खुद इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव। जैसे कोई भी इंटरप्रिटेशन ह्यूमैनिटीज में होता है, फुल एंड फाइनल नहीं होता है। आप बेशक डिफर कर सकते हो। आपको पता है मोहम्मद हबीब ने जो थियरी दी है दिल्ली सल्तनत में अर्बन रेवोल्यूशन को, उसको इरफान हबीब ने रिजेक्ट किया है, जो उनके पुत्र हैं। और शायद पिता को गर्व हुआ होगा कि पुत्र ने आर्गुमेंट से उसको रिजेक्ट किया है। तो पहली बात तो हम लोग एजुकेशन और इंटरप्रिटेशन के वैल्यू को समझे। इसमें जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है उसके नेचर को समझे। ये नेचुरल साइंस नहीं है, इसमें मोर देन वन पर्सपेक्टिव होता है। इसलिए पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने जो आपका लेक्चर दिया है आंसर राइटिंग के ऊपर, वो आंसर राइटिंग में मैंने इस बात को स्पेसिफिकली इम्फेसाइज किया है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आपके क्वेश्चन में टॉपिक के साथ डायरेक्टरी क्यों देते हैं? वो डायरेक्टरी का मतलब है जो उनके कीवर्ड जो आप कहते हो, जैसे व्याख्या कीजिए, टू एक्सप्लेन, विश्लेषण कीजिए, टू एनालाइज, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, टू क्रिटिकली एनालाइज, विवेचन कीजिए, टू डिस्कस। ये टर्म्स क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि इसमें कोई फाइनल विचार नहीं है। कभी आप इस विचार की तरफ टिल्ट दिखाइए, कभी दूसरे विचार की तरफ। तो बच्चों, में जब इस्लाम पर लेक्चर ले रहा था तो मुझे नई पीढ़ी को एक बात का ज्ञान कराना था। जो आप इस्लाम का वर्तमान में, इस्लाम नहीं कहेंगे, इसको हम ऐसे कह लें कि आज जो आप आतंकवाद की समस्या देख रहे हो और बदकिस्मती से इस एक खास कम्युनिटी से उसको जोड़ा माना जाता है, जोड़ा जाता है, तो यह तो नई पीढ़ी जान रही है। तो नई पीढ़ी तो संजोग ऐसा है, दुर्भाग्य ऐसा है कि थोड़ा क्रूअल फेस ऑफ इस्लाम देख रही है। लेकिन हम उसका एक विनाइन फेस दिखाना चाहते थे कि आप जैसा समझते हो वैसा इस्लाम नहीं था, क्योंकि समय के साथ। लेकिन मैंने वहां पर इस्लाम का फेलियर भी बताया, शायद आपने नहीं समझा होगा उस बात को। मैंने किसी की तरफ पक्षपात नहीं दिखाया है। मैं इससे पहले नेहरू पर भी जो मैंने लेक्चर लिया है, आपको याद होगा, जब मैं गांधीवाद पर लेता हूं तो लोग प्रो गांधी समझ लेते हैं,
जब मैं नेहरू बात पढ़ लेता हूं तो प्रो नेहरूविस्ट समझ लेते हैं, मार्क्स पढ़ लेता हूं तो मार्क्सिस्ट समझ लेते हैं, अब इस्लाम पर ले रहा हूं तो प्रो इस्लामी समझ लें। ऐसी बात नहीं। मैंने एक बात कही है, वेस्टर्न इंपेरियलिज्म को मैंने इसलिए कोसा है क्योंकि दुनिया को सिविलाइज बनाने का दावा करते थे। इन्होंने एक्सप्लॉइट पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कम्युनिटीज को किया है। लेकिन यहां पर इस्लाम का फेलियर यह रहा कि जब वेस्टर्न इंपेरियलिज्म का शिकार हुआ, चाहे चाइना शिकार हुआ, वो भी एक टाइटन से ड्रैगन बना है, आप देखते हो, तो चाइना ने अपने ढंग से इन्वेंट करके अपना मॉडर्नाइजेशन किया मार्क्सिज्म के सहारे। जापान ने अपना मॉडर्नाइजेशन किया, हालांकि जापान का रास्ता सही नहीं था, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम देखो कितना बड़ा डिवास्टेशन का शिकार हुआ। उसी प्रकार से एशियाई देशों ने, अफ्रीकी देशों ने, जैसे इंडिया में हिंदुइज्म ने भी री इन्वेंट किया, राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस्लाम का वहां पर थोड़ा सा चूक हो गई कि वहां पर भी बहुत सारे थिंकर्स ऐसे थे, रैशनल थिंकर्स थे, वो हाशिए पर चले गए और इस्लाम को जो री इन्वेंट करने की बात की गई उसमें ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थोड़ा आगे आ गए और उन्होंने इस्लाम को खलीफा के युगों से जोड़ने की कोशिश कर दी। इट इज अ फेलियर ऑन द पार्ट। तो मैंने दोनों बातें बताई, इस्लाम का विनाइन चेहरा दिखाया है और वर्तमान। हाँ, एक कंफ्यूजन हो गया है लेक्चर में जिसमें मैं वो आपको थोड़ा सा 1 मिनट और इसमें टाइम लूंगा कि जैसे हम जब आरंभिक खलीफा की बात कर रहे थे तो 4 खलीफा में देखते हो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है और अली है। दुर्भाग्य से इनमें 3 की तो हत्या ही हो गई, सबसे अंत में अली थे और अली के पुत्र थे हसन और हुसैन। तो जब हसन, जिस समय उनको कैलिफेट मिलने वाला था, तो मैंने बताया था कि सीरिया का एम्बिशस गवर्नर मुआविया ने एक चालाकी दिखाई, उसके पास काफी रिसोर्सेस था, वैसे उस्मान ने उसको नियुक्त किया था। तो उसने हसन को राजी कर लिया कि आपके ही वंशज को ये मिलेगा, आगे प्रॉफिटहुड, प्रॉफिट के फैमिली को मिल जाएगी, मैं अभी प्रॉफिट बन जाता हूं, आप मदीना में जाके प्रार्थना करिए। तो वहां पर जो मैंने बताया है, तो वंशज के बजाय जो पुत्र शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया है और बाद में जो मैंने हुसैन का नाम लिया है तो कंफ्यूजन ऐसे हो रहा है कि हुसैन शायद हसन के पुत्र, नो, दे आर ब्रदर्स। तो मैं इसीलिए मैं इस तरह का जब भी कंफ्यूजन होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लाइन लिख देता हूं, वहां भी मैंने लिख दिया है। तो ऐसा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, अब समझ सकते हैं आप कि 1 लाख से ऊपर का मैं इसको क्लासरूम मानता हूं, आप लोगों से हर सैटरडे को कम्युनिकेशन होता है। फिर 2 मिनट में और आपका टाइम लूंगा, फिर मैं टॉपिक पर आ रहा, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है, तभी इसका आप सही इस्तेमाल कर सकते। अभी आप देख रहे हो कि रिजल्ट आया है, तो हिंदी माध्यम को फिर थोड़ा सेटबैक लगा है। मेरे भी स्टूडेंट में सबसे हाईएस्ट में 463 रैंक ही है। मैंने महसूस किया है, कभी रैंक होल्डर हुआ करते थे, पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो बच्चों देखो, मैं एक बात आपको कहना चाहता कि प्रायः आप लोग रिजल्ट आने के बाद मार्केट में इस तरह की सरगर्मी आती है और मैं पूरे साल बेचैन रहता हूं, इस बात से बेचैन रहता हूं कि यही होना है। पिछले साल भी ये हुआ था, कॉन्जिक्यूटिवली इस साल भी हुआ, और अगर नहीं आत्म परीक्षण किया जाए और केवल टीचर्स के द्वारा नहीं, स्टूडेंट्स के द्वारा भी, तो इसका रिपीटेशन फिर अगले साल भी होना है, क्योंकि इस 6 महीने 7 महीने में कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं होने जा रहा। हमने बार बार आपके सामने यही बात रखी है कि टोटल पैटर्न स्टडी का चेंज करना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा चीजों को कि अब चीजें 2013 के बाद काफी बदल गई है। ये लेसन केवल टीचर्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है। अब सबसे पहले तो जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी का निर्णय ले, वो 2 साल का टाइम लेकर आए, 2 इयर्स, क्योंकि स्कूलिंग उस तरह की नहीं है, मजबूत बेस नहीं है, जिसकी स्कूलिंग भी अच्छी है और जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी 2 इयर्स का टाइम ले रहे हैं। बच्चों को जल्दबाजी होती है, आए 6 महीने के बाद फॉर्म भर दिया, एनसीईआरटी से शुरू किया, टेस्ट सीरीज सीधा ज्वाइन कर लिया। तो अब सवाल क्या होता है, इसमें बहुत सारे गैप होते हैं और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस का पैटर्न इस प्रकार का होता है, क्योंकि आप जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी आप लिख ही नहीं पाओगे। 3 स्टेज है, एक बुक्स का स्टेज है, दूसरा है बुक से आपको ऊपर उठना है और तीसरा राइटिंग। जैसे बुक से आप ऊपर उठते हो तब राइटिंग होती है। अब 200 वर्ड्स के आप किसी बुक में कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो 10,000 शब्द आप पढ़ते हो, लिखना है 150 वर्ड्स। तो क्या करना होगा, आइडियाज को निचोड़ कर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बौद्धिक जुगाली, उस पचा हुआ होना चाहिए कि कभी इधर काट के इधर लिख रहा। फिर इफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, तो हम अपने राइटिंग के डिमांड को बदल रहे हैं। तो ये आवश्यकता होगी थोड़ी, और मैं उसमें आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों को इस चेंज पैटर्न में चलना है। और इसीलिए ये जो मैंने सीरीज शुरू किया है, इसका मेरा एक लार्जर ऑब्जेक्टिव यही है। देखो,
कोई भी जो क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक होता है उसमें दो आइडिया होते हैं। एक होता है टॉपिक, आप इसको ऐसे देखें तो किसी टॉपिक में दो आइडिया होता है। एक होता है ब्रॉड आइडिया। ब्रॉड आइडिया का मतलब होता है कि उस टॉपिक से जुड़े हुए ब्रॉड बातों की जानकारी हमें हो। और दूसरा होता है क्लोज आइडिया। क्लोज आइडिया विथ ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जो क्लोज आइडिया होता है उसका एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ, जिसको तुम एग्जाम्पल कहते हो। तो अब जैसे बच्चे हमसे भी डिमांड करते हैं, बच्चे जो नए आते हैं उनको लगता है कि मैं क्लोज आइडिया ले लूंगा तो क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा। ये किसी के लिए भी चैलेंज है, किसी के लिए भी चैलेंज है। से मेरा आशय यह है कि आप जरा गौर करके देखो कि चाहे वो खुद टीचर ही क्यों ना हो, जब 13 पार्ट उनको कवर करके और जब क्वेश्चन राइटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा तो रियली इट इज गोइंग टू बी ए बिग चैलेंज। तो उसमें हमने तरीका ये अपनाया है कि हम एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके हम पहले ब्रॉड आइडिया डेवलप कर लें। और जब ब्रॉड आइडिया हमें हो जाएगा तो उसके दो फायदे होंगे। पहले, जब हम क्लोज आइडिया पढ़ रहे होंगे तो मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होगी। और फिर जो पढ़ूंगा वो याद रहेगा। आप डायरेक्ट क्लोज आइडिया को पढ़कर या इंफॉर्मेशन, जैसे डायरेक्ट आप भारत की गरीबी के कारण पढ़ना शुरू कर देते हो कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द पॉवर्टी इन इंडिया, या which steps can be taken for the you can say eradication of poverty in India। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो भारत में गरीबी को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो आप अगर यह सोचते हो कि मैं यहां पर 5 पॉइंट्स लेके चला जाऊंगा तो आप 5 पॉइंट्स लेके जाओगे, लेकिन वो पॉइंट सोच कर निकलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का जब पैटर्न चेंज कर देंगे तो क्लोज आइडिया फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा वहां। इसलिए एक ब्रॉड आइडिया का बैकग्राउंड फिर क्लोज आइडिया दोनों चाहिए। तो बच्चों, पहली मेरी इस लेक्चर का उद्देश्य को समझना तुम लोग। मेरी भी कोशिश यही है, मैं पूरे साल कोशिश करता रहूंगा, बल्कि इस बार प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद चूंकि हम ऑनलाइन आ चुके, इसलिए मैं पूरी इंडिया में उन बच्चों को भी जो हमारे सब्जेक्ट से दे रहे या जिन्होंने मेंस के लेवल पर थोड़ी सी जिनका रुक रहा है या फिर मेंस नहीं क्वालिफाई कर रहे या फाइनल जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वैसे बच्चे को मैं फ्रीली इनवाइट करूंगा और मैं खुद उनके क्वेश्चन आंसर को देखूंगा और कोशिश करूंगा कि उन्हें बेहतर से बेहतर तरक्की हो। और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह प्रयास करता रहूंगा, और भी हमारे कोलिग्स जहां हैं वो प्रयास कर रहे होंगे और प्रयास करेंगे। तो मेरे विचार से अगर हम दोनों लोग ठान लें तो स्थिति बदल सकती है। तो पहले आज हम लोगों को ये डिसीजन लेना है और एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। ये आश्वासन वैराग्य है अभी जो मन में आ रहा है, दैट इज आश्वासन वैराग्य। हियर व्हाट इज द मीनिंग, लार्जर मीनिंग, कि व्हेनेवर समवन इज जस्ट कन्फ्रंटिंग और मैनिफेस्टिंग द डेथ ऑफ द नियर एंड डियर, सो फॉर टाइम बीइंग दे डेवलप अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट टू दिस वर्ल्ड, but only for 2 to 3 days, 10 days, 15 days, or maximum 1 month. Once again, they return to their original position after some time. तो हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज यहां हो कि आज 4-5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए हम रिएक्ट करें, शोक मनाएं और फिर 15 डेज के बाद वही स्थिति आ जाए। इसके लिए पूरे साल तैयारी करनी होगी, कमर कस के काम करना होगा, एंड वी हैव टू फेस द सिचुएशन। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पर। और मैंने आपको जैसा कि बताया है क्या ब्रेग्जिट ब्रिटिश इतिहास में ही निहित है। मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रिटेन से परिचय कराऊं, और इसमें मेरा एक मकसद और भी है कि आप यहां देखोगे कि चाहे आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर आप काम कर रहे होगे, कई बार इकोनॉमी पर काम कर रहे होगे, इंटरनेशनल रिलेशन पर काम कर रहे होगे, एवरीवेयर द कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। वहां पर हर जगह पर जो हमारी बातचीत है वो आपको कोई ना कोई रूप में ज्ञान प्रदान करेगी और आपके राइटिंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाएगी। पहला लेते हैं, देखो यह है इंग्लैंड, ब्रिटेन, आप कह सकते अब यूनाइटेड किंगडम हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता कि पहले यूनाइटेड किंगडम बना कैसे, और यूनाइटेड किंगडम कैसे बना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेग्जिट शब्द आप लोग जानते हो कि जून 2016 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डेविड कैमरून की थी उसने जनमत संग्रह कराई, और उस जनमत संग्रह के आधार पर ईयू के मेंबरशिप से ब्रिटेन निकल गया।
मैं निकल गया का मतलब है कि जनमत संग्रह ने निर्णय दिया कि इट वॉज फाइनली डिसाइडेड कि ब्रिटेन हैड टू ब्रेक इट्स रिलेशनशिप विथ यूरोपियन यूनियन। तो अब यूं से ब्रिटेन का निकलने का निर्णय हुआ, ब्रेक्जिट। 3 साल डीलिंग में लगे, फाइनली जाकर अभी आप जानते हो कि जॉनसन की गवर्नमेंट ने उस पर एक डील किया है और वह डील 31 जनवरी से 2020 से लागू माना गया है। बट स्टिल ब्रिटेन इज गोइंग थ्रू सम ट्रांजिशन पीरियड फॉर 1 ईयर। तो इसकी जड़ हम इतिहास में खोजते हैं कि जो ब्रेक्जिट है उसका बैकग्राउंड क्या है, यूपीएससी में उस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज यूरोपियन यूनियन। तो इन्हीं टॉपिक को आज हम ले रहे हैं। तो हम आपको यूरोपियन यूनियन से पहले अवगत कराएंगे। उससे पहले जरूरत होगी कि हम आपको यूनाइटेड किंगडम से अवगत कराएं कि व्हाट वाज यूनाइटेड किंगडम, हाउ वाज इट फॉर्म्ड, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यह जानना पहले आवश्यक है। तो देखो, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये रीजन आपका इंग्लैंड का हुआ, ओरिजिनल रीजन इंग्लैंड का यही हुआ। ये इंग्लैंड है। ये आपका वेल्स होता है, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम कहते हो। वो 4 स्टेट्स को मिलाकर बना, मतलब 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को मिलाकर बना हुआ है। जो 4 पहले सॉवरेन स्टेट्स हुआ करते थे, उनका विलय हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, तब जाके यूनाइटेड किंगडम बना। तो ये इंग्लैंड का रीजन था। और तकरीबन जिसको अब वर्तमान इंग्लैंड कहते हैं, वो 10th सेंचुरी के मिड में आकर इसका नेचर क्लियर हुआ। उसके बाद 13th सेंचुरी, लेट 13th सेंचुरी में एक ब्रिटिश किंग था, उसका नाम था एडवर्ड फर्स्ट। तो उसने इस क्षेत्र को जीता, इसको वेल्स कहते हैं। देखो, 4 जो इंडिपेंडेंट रीजन था, उसमें एक इंग्लैंड था, दूसरा वेल्स था, तीसरा स्कॉटलैंड था और चौथा आयरलैंड था। ये 4 है, ये 4 मिलके बने हैं यूनाइटेड किंगडम। तो पहले इंग्लैंड के एक जो शासक था एडवर्ड फर्स्ट, उसने पहले वेल्स को जीता। ये घटना मैं 13th सेंचुरी, लेट 13th सेंचुरी में बताता हूं। तो जब वेल्स को जीत लिया गया तो इट वॉज वर्चुअली कंकर्ड and then every British king was just trying to assert his hegemony and sovereignty over Wales। उसके बाद जितने भी ब्रिटिश किंग हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं वेल्स पर अपनी संप्रभुता का दावा करते रहे। तो आप एक बात गौर करके देखोगे, इतिहास में भारत में भी कई ब्रिटिश प्रिंसेस आए नेशनल मूवमेंट के दरमियान। आप प्रिंस ऑफ वेल्स शब्द सुनते हो, प्रिंस ऑफ वेल्स। एडवर्ड फर्स्ट के बाद जो भी ब्रिटेन में राजकुमार हुआ, उन सबका टाइटल दिया गया प्रिंस ऑफ वेल्स। इसकी वजह थी क्योंकि वह कहीं ना कहीं वेल्स पर अपना दावा और वेल्स को हमेशा याद दिलाना चाहते थे कि भाई तुम हमारे अधीन हो। देन कम्स द टर्न ऑफ स्कॉटलैंड। अब आई बारी स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड में बात यह है कि आप ब्रिटिश इतिहास पढ़ोगे तो एक ट्यूडर डायनेस्टी हुआ करता था, एंड द लास्ट वन, द यू कैन से इम्प्रेस और द लास्ट वन, द किंग ऑफ दिस ट्यूडर डायनेस्टी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन ब्रिटेन वॉज क्वीन एलिजाबेथ। यू माइट हैव हर्ड द नेम। तो वो 1588 से 1603 तक शासन किया। एलिजाबेथ के काल को ब्रिटिश इतिहास में बहुत ही एक प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड माना जाता है। उसी काल में ब्रिटेन की नेवल सुप्रीमेसी भी स्थापित हुई, इसलिए भी क्वीन एलिजाबेथ के टाइम को सराहा जाता है। 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ तो शी वॉज नॉट हैविंग एनी क्लियर सक्सेसर। तो उसका एक नाती था, तो वह स्कॉटलैंड का था, उसका नाम था जेम्स सिक्स्थ। तो जेम्स सिक्स्थ को इनवाइट किया गया और वही ब्रिटिश इतिहास में वो जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड था और वह बन गया जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। और जेम्स फर्स्ट का कोरोनेशन होता है, वह घटना है 1603 की, और इस कोरोनेशन के साथ एक नए डायनेस्टी की स्थापना हुई। इस डायनेस्टी का नाम था स्टुअर्ट डायनेस्टी, दैट वाज नोन एज स्टुअर्ट डायनेस्टी। इसको स्टुअर्ट डायनेस्टी नाम है और यह बड़ा ही कंट्रोवर्शियल डायनेस्टी है ब्रिटिश हिस्ट्री में, क्योंकि आप देखोगे यही समय एक सिविल वॉर हुआ है। आपने एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन का, वह भी इसी काल में घटित हुई है। तो ये स्कॉटलैंड 1603 में, अब इस स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का, इंग्लैंड एंड वेल्स, मतलब इंग्लैंड का, दोनों का शासक एक हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी स्कॉटलैंड की अलग स्थिति थी, इट रिमेन टू बी सेपरेट। फाइनली 1707 में स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बना। एंड जब से स्कॉटलैंड आया 1707 में, दोनों का जो पार्लियामेंट है उसका भी एकीकरण हो गया, दोनों स्टेट्स का एकीकरण हो गया, उसके एक ही कॉमन मोनार्क हो गए। उसमें क्वीन एनी थी तो वह मोनार्क बन गई।
तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली एंड इवन फॉर्मली इट वॉज इंटीग्रेटेड विथ इंग्लैंड। तो दोनों का इंटीग्रेशन हुआ, तब टर्म आ गया ग्रेट ब्रिटेन। ये घटना है 1707 की। अब उसका भी अपना एक कुछ इकोनॉमिक फैक्टर है, उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल फैक्टर है। अभी उस गहराई में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम विषयांतर हो जाएंगे क्यों स्कॉटलैंड मिला इसके साथ। तो ये इस तरह से तुम देखो, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिल गया, बन गया ग्रेट ब्रिटेन। वेल्स को पहले ही जीता जा चुका था। अब मामला आया आयरलैंड का। तो धीरे धीरे जो इंग्लैंड हो आयरलैंड पर भी अपना वर्चस्व हेजेमनी स्थापित कर रहा था। तो आप देखोगे एक रूलर है जिसका नाम है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है, आई विल डिस्कस विथ यू अबाउट हिम। तो लगभग 1540 तक धीरे धीरे इंग्लैंड ने आयरलैंड पर भी अपना दावा कर दिया और उस पर हेजेमनी उसकी स्टेब्लिश हो गई। और 1542 में एक आयरलैंड एक्ट लाया गया और उस एक्ट के तहत आयरलैंड को ब्रिटेन के अंतर्गत ही माना गया। और यह है हेनरी एट्थ पहला शासक हुआ जिसने इंग्लैंड के साथ आयरलैंड पर भी रूल किया। लेकिन फिर चलकर आयरलैंड का फॉर्मली जो विलय हुआ है वो हुआ है 1801 में, 1801 में। 1801 में तुम देखोगे वैसे तो ब्रिटेन का वर्चस्व आयरलैंड पर 1540 या 42 से ही स्थापित है, जिसमें ब्रिटेन कोई ना कोई रूप में दावा करता रहा है। लेकिन फाइनली यू कैन सी आयरलैंड वाज इंटीग्रेटेड इन 1801। और जब आयरलैंड जब हो गया जब विलय, तब वो कहलाया यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में हो गए 4 स्टेट्स, याद करिए, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। लेकिन खैर आयरलैंड बहुत समय तक नहीं रहेगा, उसमें कुछ आगे चलकर डिस्प्यूट होना है। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि 1801 में 1801 में उसका इंटीग्रेशन हुआ। तो फिर आगे आप देखोगे नॉर्मली 1916 से लेकर 22 तक वहां पर एक आयरलैंड का द आयरिश रिपब्लिकन पार्टी थी, वो बड़ा मिलिटेंट पार्टी थी और उसने वहां एक बड़ा मूवमेंट चलाया और ब्रिटेन के लिए बड़ा ही सर्वाइवल का क्वेश्चन हो गया कि हाउ टू मैनेज आयरलैंड। तो फाइनली आयरलैंड को स्वतंत्रता मिल गई 1922 में। लेकिन आयरलैंड का 2 पार्ट में बंट गया। जैसे देखो अभी भी ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रिटेन। एक समझौता हुआ 1922 में जिसके आधार पर नॉर्दर्न आयरलैंड अब ब्रिटेन का पार्ट हो गया, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रहा। लेकिन जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड स्वतंत्र हो गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो आज भी आप देखोगे यूरोप के मैप पर, तो जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड स्वतंत्र है। अब बच्चे यहां पर मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा जिसका इस्तेमाल आप जनरल स्टडीज में, एसे में कहीं भी कर सकते हो। खासकर एथिक्स और एसे का पेपर एक ऐसा है जहां पर आपको ब्रॉड आइडियाज की जरूरत होती है। यहां पर तुम एक चीज को यूज कर सकते हो एंड द थिंग इज कि देखिए, पहली बात, Whenever you are working over nationalism, अगर आप राष्ट्रवाद के टॉपिक पर काम कर रहे होगे तो तुम यहां एक पहलू पर ध्यान आकर्षित करना एग्जामिनर का कि देखो, जिसको तुम मॉडर्न नेशनलिज्म कहते हो उसका मॉडल कहां तैयार हुआ? वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप में वो मॉडल तैयार हुआ है जिसको आज मॉडर्न नेशनलिज्म कहते हो। ये नेशनलिज्म तो हमारे यहां था भी नहीं, इसलिए आज इतने सारे डिस्प्यूट हैं। तो एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया को आज़ादी मिलने वाली थी उससे बहुत पहले से एक जॉन स्ट्रेची थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर, स्कॉलर, बाद में विंस्टन चर्चिल ने भी ये बात कही। मैंने उन लोगों ने इंडिया को नेशन माना ही नहीं। स्ट्रेची ने तो कहा ये जस्ट लाइक यूरोप है, बहुत इसमें तो इतने सारे कल्चरल और रीजनल एंड कास्ट डाइवर्सिफिकेशन है कि न नेशन है न हो सकता है। तो जहां पर नेशनलिज्म की बात होगी और इंडिया के नेशनलिज्म पर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम पर उठाना कि आप तो खुद, इंडिया ने अगर विलय किया देशी रियासतों का, उससे पहले आपने तो कंकर किया, आपने तो रीजन को कंकर करके फोर्सफुली, आज इनके यहां नौबत यह है कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड तो डायरेक्ट सेपरेशन का डिमांड कर रहा है और वेल्स भी दबी जबान से कर रहा है। तो एज ए नेशन ये ज्यादा खतरे में है बनिस्बत हमारे, जबकि अपने आप को दुनिया के पहले नेशन मानते हैं। बट इसका मतलब है कि नेशन बिल्डिंग का हमारा जो प्रोसेस है ये इनसे ज्यादा साइंटिफिक है, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका हमने अपनाया। अगर देशी रियासतों का विलय भी इंडिया में हुआ तो एक बूंद रक्त बहाए बिना, कहीं पर एक हैदराबाद में आर्मी भेजनी पड़ी थी जब स्थिति बहुत ये हो गई थी, तो उसके बाद फिर तुरंत निजाम के साथ इंडियन रिपब्लिक ने समझौता किया। गोवा में भेजनी पड़ी थी पुर्तगीजों के कारण, लेकिन गोवन लोगों का सपोर्ट इंडिया के साथ था। तो नेशन बिल्डिंग में हम इस्तेमाल करेंगे कि भाई हमारा प्रोसेस आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, आप तो एज ए नेशन क्वेश्चन हो, आपका अस्तित्व खतरे में।
उसी प्रकार से जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर आप काम करते हो तो आप पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो। मेरा बस इतना कहना है, एक ब्रॉड आइडिया इकोनॉमी पॉलिटिक्स सारे विषयों में है, तो क्लोज आइडिया में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिल जाती है, इनडायरेक्ट सहायता। जैसे अगर हमें पूरे इकोनॉमी का एवोल्यूशन पता है, तो अगर चाहे हम पॉवर्टी का टॉपिक कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कर रहे हो, या इंडिया में आप कह सकते हो कि फिस्कल क्राइसिस का टॉपिक कर रहे हो, अंडर डेवलपमेंट का टॉपिक कर रहे हो, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया अगर पीछे है, तो एक तो पहले इंट्रोडक्शन लिखने में फायदा मिल जाता है। 1 और 2 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन आपके आंसर को डिस्टिंग्विश कर देता है, और फिर बीच बीच में आप कहीं से रेफरेंस निकाल कर दे सकते हो, तो वो फायदा मिलता है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ दूसरा हम इसका इस्तेमाल यूनाइटेड किंगडम वाले मुद्दे को इस आधार पर कर लेंगे कि दुनिया का पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आप लोगों के सिलेबस में तो एक टॉपिक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस भी डाला है, आपको याद है। तो आप वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे कभी भी यह साइंटिफिक नहीं लगता है कि कोई बच्चा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से या प्रेम्बल से शुरू करे। मुझे तो लगता है कि पहले बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जानकारी दी जाए, तो वहीं पर एनसीईआरटी वगैरह बुक्स थोड़ा हेल्पफुल होती है, बच्चे उसको कोई रीडिंग देते हुए चले जाएं। तो अब एनसीईआरटी बुक्स के लिए भी अलग क्लास चाहिए, तो अब इतनी स्पून फीडिंग होने पर तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब वहां पर पहले बेसिक एनसीईआरटी बुक को देखिए, और उसमें भी अगर हेल्प मिल जाता है ऐसा कि कोई क्लास में उसको क्लियरली समझा देते हैं, तो इवन दैट इज यूजफुल। तो आप उसको पहला राउंड में पढ़िए, फिर आप आगे की रीडिंग करिए। लेकिन आप चाहे एनसीईआरटी बुक पढ़े और आगे की रीडिंग करें, हम दुनिया शुरू जहां से हुई है और दुनिया में जहां तक पहुंचा है वहां पर तो सारी विषय जा रहे हैं ना। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो क्या आप जैसे इकोनॉमिक्स ही पढ़ते हो, तो भले ही आप आंसर अभी का लिख रहे हो, लेकिन अभी के इश्यूज को आप उठाते हो। लेकिन कई ऐसे इश्यूज तो आपके आ जाते हैं, यहां से लेकर ऐसे तक कि कैपिटलिज्म का इवैल्यूएशन करने की बात हो जाती है, सोशलिज्म का इवैल्यूएशन करने की बात हो जाती है, या ओवरऑल पॉलिसी की इवैल्यूएशन करने की बात हो जाती है। तो वहां तो हमें बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत पड़ जाती है। तो वहां पर आपको काम आएगा कि जो भी चीज आप पढ़ो, बैकग्राउंड नॉलेज लेके फिर करंट पर आओ, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर लिखना हो तो बस एक लाइन केवल तुम यह अगर उसमें डाल दो कि यह कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और ग्रेजुअली एवोल्यूशन से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे जीवित नहीं रह पाता, ये लिखित भी नहीं है, अनरिटन है, मोस्ट ऑफ द पार्ट अनरिटन है। लेकिन बताओ कैसी सहमति ब्रिटिश लोगों में रही कि कितना उठा पटक देखा ब्रिटेन तुमने देखा कि दुनिया का कॉलोनीज बनाया, कॉलोनी छोड़ा, 4-4 क्षेत्रों का विलय किया, इवन आयरलैंड खोया, साउदर्न आयरलैंड जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हो। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं टूटा। हाउ मच फ्लेक्सिबल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज। तो ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहां आप इसका यूज कर सकते हो, वेयर कैन यू यूज द सम डेटाज ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल गिव यू द ड्यूली यू कैन से हिंट टुवर्ड्स द फैक्ट। तो ये पहले हम आते हैं। अब हम आपको ये कहना चाहते कि ये तो हुई ब्रिटेन की बात, अब हम आते हैं यूरोप के ऊपर। तो देखो यह ओवरऑल यूरोप है। मैंने मैप भी खींचा था आपको पिछले वाले लेक्चर में, क्योंकि यूरोप एक ऐसा है, आज तो खैर बहुत छोटे छोटे राज्य ईस्टर्न यूरोप में हो गए हैं, तो वास्तव में उन सबको याद रखना थोड़ा चैलेंज है। फिर भी यूरोप में आप मैप खींच सकते हो, क्योंकि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऊपर ही आपको दिख जाता है। अब देखो यहाँ पर आपका आगे आप अगर देखते हो यूनाइटेड किंगडम आपका आता है, तो अब ये यूनाइटेड किंगडम है, ये आपको नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये एरिया है। तो अब एक बात आप गौर करके इतिहास में देखोगे कि ब्रिटेन इंग्लिश चैनल से शेष यूरोप से कटा हुआ है। अगर यूरोप की परिकल्पना करोगे तो थोड़ा तो आपको फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे भी थोड़ा सेपरेट आपको लगता है, स्कैंडिनेवियाई, लेकिन इधर ब्रिटेन है वो आपको लगता है जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट से सेपरेट है। तो आपको थोड़ा सा अगर ब्रिटिश हिस्ट्री में आप जाओगे तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन अपने आप को यूरोप के साथ माना, परंतु यूरोप का पार्ट नहीं माना। इसके साथ सबसे बड़ी इतिहास में विडंबना यह रही। और ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज इट ओपन्स इटसेल्फ टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन बोथ, तो ट्रेड इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो ब्रिटेन
विशेषकर जब कॉलोनाइजेशन दुनिया का शुरू हुआ तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक कॉलोनियल राइवलरी हुई थी, लेकिन उस राइवलरी में ब्रिटेन बड़ा सक्सेसफुल रहा। जैसे आप यूरोप के हिस्ट्री में देखोगे, एक हुआ 7 इयर्स वॉर। वो 7 इयर्स वॉर 1756 से लेकर 1763 तक चला था। वह जो वॉर था, उस वॉर में फ्रांस हार गया था ब्रिटेन के हाथों। एंड यू आर वेल इन्फॉर्म अबाउट द फैक्ट दैट कि दिस इंसिडेंट हैज कोइंसाइडेड with Carnatic War in India, or rather you can say it was the extension of 7 years war। जो कर्नाटिक वॉर इंडिया का है, थर्ड कर्नाटिक वॉर, 7 इयर्स वॉर का ही एक्सटेंशन है। उसमें इंडिया में फ्रेंच पावर फाइनली वांडीवास के बैटल में हार गया था। तो क्या हुआ कि इस वॉर के बाद, 7 इयर्स वॉर के बाद, इसको भी एक मिनी वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा बहुत सारे और भी यूरोपियन पावर्स इन्वॉल्व थे। तो उसके बाद ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा ओवरसीज एम्पायर बन गया, मतलब उसका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एम्पायर उसका बन गया, ओवरसीज एम्पायर वो बन गया, मतलब उसका सामुद्रिक साम्राज्य बन गया। तो उसके बाद ब्रिटेन का ध्यान यूरोप से हट गया और ब्रिटेन हमेशा ओवरसीज एम्पायर में वह व्यस्त होता था। वह ब्रिटिश पॉलिटिक्स में तभी लौटता था जब यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाता था। और मैं, आपको याद होगा बच्चों, शायद किसी पिछले लेक्चर में बैलेंस ऑफ पावर के बारे में मैंने आपको बताया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेरे लेक्चर सुनने के लिए थोड़ा सा पेन पेपर लेकर भी बैठना, और अगर आपको ऐसा लगता है तो पीछे वाले लेक्चर को भी दोबारा सुनकर उस चीज को रिन्यू करना, क्योंकि मैं हर सैटरडे को लेक्चर देता जाऊंगा। मैंने पहले ही आपको कहा है कि 1 लाख से ऊपर का एक क्लासरूम है, लेकिन इसमें अगर कुछ हजार बच्चों ने अपना अप्रोच चेंज कर लिया तो भी मुझे लगेगा कि मेरी ये मेहनत सार्थक हुई। और मैं यह प्रोग्राम अभी कंटिन्यू करूंगा अगर सब कुछ ठीक रहा, हेल्थ ठीक रहा, सिचुएशन ठीक रहा। तो इसलिए चूंकि इस पोस्ट कोविड-19 के एरा में एक हमेशा फियर बना रहता है कि किस दिन लेक्चर में कोई डिसकंटिन्यूटी ना आ जाए, मतलब आप समझ सकते हो, कोई भी उसके चपेट में कभी भी आ सकता है। तो इसलिए अदरवाइज आई जस्ट कंटिन्यू दिस लेक्चर। तो मैं आपको बता रहा था कि अब जब वो ओवरसीज एम्पायर हो गया तो यूरोप से कट गया, और बैलेंस ऑफ पावर जब बिगड़ता, बैलेंस ऑफ पावर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में आई सबसे पहली बार 1648 में। क्योंकि पहले क्या होता था कि पूरे यूरोप पर एक साम्राज्य था, उसको पवित्र रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था, या रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम था, कायम था। जब नेशन स्टेट आया तो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि अब कई कह सकते हो कि इक्वल पावर के नेशंस हो गए। तो उसमें कोई अगर ज्यादा पावरफुल कोई नेशन यूरोपीय होता तो दूसरे कुछ नेशन आपस में गठबंधन बनाकर, कोलिशन बनाकर उसको बैलेंस कर डालते। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, या यूरोप की अवधारणा थी, बाद में पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई। तो ये जो अवधारणा आई तो उसको ब्रिटेन प्रमोट कर रहा था। और ब्रिटेन जब भी शक्ति संतुलन बिगड़ता तो ब्रिटेन को केवल चिंता ये होती बैलेंस ऑफ पावर में कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले एक खास पावर यूरोप में अपना डोमिनेंस कायम कर ले और फिर आकर समुद्र में हमारा पीछा करे। तो ब्रिटेन उसमें फाइट करता था। ब्रिटेन ने अगर 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ा तो भी बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए, उसमें उसका एक मेजर स्टेक वही था, मेजर स्टेक आप कह सकते हो। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की कोशिश होती थी, अन्यथा ब्रिटेन उससे बाहर होता था। अब यूरोप के इतिहास से आप गुजरते हुए चलते हो तो देखते हो कि सबसे पहले ब्रिटेन पूरे यूरोप से, हमें याद है कि जब ब्रेग्जिट का प्रॉब्लम 2016 में आया था तो एक बड़ा ही स्कॉलरली एक आर्टिकल एक हिस्टोरियन का आया था, और वो इंडियन एक्सप्रेस में संभवतः था या हिंदू में, आई एम नॉट रिकॉलिंग। उस आर्टिकल में एक चीज पर जब इशारा किया गया था, मुझे भी मन ही में बड़ी हंसी आई, क्योंकि ये बात मैंने मन में पहले ही अनुमान कर लिया था कि अच्छा इसको इससे लिंक किया जा सकता है। उसने एक घटना बताई। एक्चुअली हेनरी 8 एक ब्रिटिश इंपेरर था और ट्यूडर डायनेस्टी का था, कह सकते हो कि एलिजाबेथ से जस्ट पहले। तो उसके साथ एक घटना घटी थी। रोमन कैथोलिक जो इंग्लैंड जो चर्च व्यवस्था है पूरे यूरोप की थी, मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग इतना तो जानते हो कि जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी को आरंभ किया। तो क्रिश्चियनिटी तो पहले बड़ा सादा और आडंबर मुक्त, मतलब फ्री फ्रॉम रिचुअल्स था, बड़ा ही सादा सिंपल उन्होंने रिलीजन चलाया था। लेकिन आगे चलकर वह खुद एक, जैसे हिंदुइज्म में मंदिर सिस्टम आ गए, बुद्धिज्म में मठ सिस्टम, तो क्रिश्चियनिटी में भी एक मठ सिस्टम आ गया और वह था चर्च सिस्टम।
तो क्या होता है कि चर्च का मुख्यालय रोम को बनाया गया और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ चर्च वेर स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। उसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। पूरे यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम स्थापित था। लोगों की सोच पर उसका नियंत्रण था, लोगों के विचारों पर नियंत्रण था, विचारों की आज़ादी नहीं थी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो हर पॉलिटिकल लाइफ में भी इंटरवेन करता था, सोशल और कल्चरल लाइफ पर तो उसका डोमिनेंस था। तो जितना भी यूरोप में मैरिज होता था, डाइवोर्स होता था, उसका भी कह सकते हो कस्टोडियन चर्च ही हुआ करता था। तो उसी में हेनरी एट्थ का जो मैरिड वाइफ थी वो थी कैथरीन, और एक लेडी थी दूसरी एनी बोलेन, उस पर वो इन्फैक्चुएटेड हो गया और वह चाहने लगा उसके साथ मैरिज करने का। परंतु इसके लिए उसको अपने जो आप कह सकते हैं जो उसके जो मैरिड वाइफ था, जो लीगल उसको लेजिटिमेट वाइफ को उसको वहां से उसको पहले डाइवोर्स देना होता। तो कम से कम किंग के मामले में जो मैरिज और डाइवोर्स का इशू था वो फाइनली पोप के हाथ में हुआ करता था। तो उसने पोप के अर्ज को डाइवोर्स की अर्जी दी। अब कैथरीन भी कोई साधारण महिला नहीं थी। शी वॉज द सिस्टर ऑफ चार्ल्स फिफ्थ एंड हु वॉज होली रोमन एम्पायर। अब वो बहुत ही एक डोमिनेंट पावर था, क्रिश्चियन पावर, जिसको कहते हैं होली रोमन एम्पायर। मैं उसे परिचय कराऊंगा तो डाइवर्जन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा संतोष कर लो आप। तो उस होली रोमन एम्पायर चार्ल्स फिफ्थ की वो बहन थी। तो अब पोप डर गया, उसे लगा कि अगर इसको रिजेक्ट करूं तो रिजेक्ट करने का कोई वैलिड ग्राउंड है नहीं, क्योंकि उसने बहुत ही वैलिड ग्राउंड दिया है डाइवोर्स के लिए। और दूसरा, अगर कर दूं तो फिर चार्ल्स फिफ्थ बहुत हमसे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए उसने क्या किया कि इंडियन प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो की तरह उसको जेब में डाल लिया, और ना उसमें हाँ ना उसमें ना। तो अब इधर तो हेनरी एट्थ बहुत ज्यादा अब बेचैन हो रहा था। तो हेनरी एट्थ ने उसी समय तुरंत उसने पूरे यूरोप के रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम से अपना रिलेशन ब्रेक कर लिया और अपना एक अलग एंग्लिकन चर्च स्थापित कर लिया, और वो प्यूरिटन्स कहे जाने लगी, जो एक तरह से प्रोटेस्टेंट का ही एक ब्रांच था जो आज तक चला रहा है। क्योंकि ब्रिटिश लोग बड़े ही कंजर्वेटिव हैं, वो जल्दी अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं, मोनार्की को भी नहीं छोड़ा है। और धन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्की का एरा देखा, एरिस्टोक्रेसी का एरा देखा, अब डेमोक्रेसी का एरा देख रहा है। पर दुनिया का एक बड़ा ही अनोखा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनरिटन है और तीन एरा देख चुका है। मोनार्की का एरा देख चुका है, एरिस्टोक्रेसी का एरा देख चुका है, और आज डेमोक्रेसी का एरा भी देख रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि तो इस तरह से पूरे यूरोप से ब्रिटेन तो हमेशा 16वीं सेंचुरी में ही ब्रिटेन यूरोप से अलग हो गया था। तो ये ब्रिटिश इतिहास में ही निहित है कि ब्रिटेन ऑलवेज ट्राई टू पोज कि ऑल्दो वी आर विथ यूरोप बट नॉट द पार्ट ऑफ यूरोप, हम यूरोप के पार्ट नहीं है। ब्रिटिश साइक में ये बात कहीं ना कहीं थी। तो अब आते हैं, अब हुआ ऐसा कि सीधा अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चूंकि पीछे वर्ल्ड वॉर का लेक्चर तो दे ही चुका हूं, तो वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्मली आपको ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी जीएस में भी आपको पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है कि मैं आपको बताऊं कि मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा, दोनों बच्चों के साथ थोड़ा जस्टिस करना होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोप में विभाजन को ही नहीं बल्कि एकीकरण को भी प्रोत्साहन दिया। विभाजन को ही नहीं बल्कि एकीकरण को भी प्रोत्साहन दिया। एकीकरण को भी प्रोत्साहन दिया। टिप्पणी कीजिए। अब now I'm just translating the question. This is not a big problem. The Second World War not simply divided but also integrated Europe. Comment.
और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नॉट सिंपली क्रिएटेड डिवीजन बट ऑल्सो कॉज्ड यूनिफिकेशन इन यूरोप। कमेंट। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आपको है तो उसमें विभाजन तो समझ में आ जाता है कि विभाजन का मतलब है कोल्ड वॉर, और ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप के बीच, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य जब आप वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे तो मुझे तो लगता है कि वैसे भी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपके जनरल स्टडीज़ का पार्ट है और वर्ल्ड हिस्ट्री जनरल स्टडीज़ का पार्ट नहीं भी होता तो मैं बच्चों को अपनी तरफ से कहता कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी जरूर प्राप्त करो, क्योंकि इंटरनेशनल एस्पेक्ट पूरा फिर वेग रह जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनेशनल इकोनॉमी हो, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, सब वर्ल्ड हिस्ट्री के थ्रू दोहरा काम लेना है। एक तो इसका क्वेश्चन कवर करना है, प्लस इसके माध्यम से बाकी सेगमेंट्स का ये गेटवे टू नॉलेज है, आप समझ लो। तो अब इसमें जैसे कोल्ड वॉर शुरू होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो स्टालिन, उस समय क्या होगा कि रशियन मोनार्क है स्टालिन, प्रेसिडेंट, लेकिन मोनार्क की तरफ बिहेव करता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसने सोवियत रशिया में, वो तो खैर था एलाइड पावर्स में ही, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही, लेकिन उसने उसी बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया तो पूरे ईस्टर्न यूरोप पर वो कब्जा करके बैठ गया और बाद में वहां पर उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित कर दिया। फिर आपको ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया और कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो एक तरफ वेस्टर्न, एक तरफ आप कह सकते हो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में डिवीजन हो रहा था और दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप का एकीकरण भी हो रहा था। वो जो यूनिफिकेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन, बेटर टर्म इज इंटीग्रेशन, जो एकीकरण हो रहा है वह है एक संस्था के गठन का, और वो संस्था है ईईसी। अब ईईसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, ईसी पर आएंगे और फिर हम यूरोपियन यूनियन पर आएंगे। यूरोपियन यूनियन क्यों बना वो हम देखेंगे, साथ ही हम यूरोजोन क्राइसिस भी आपको थोड़ा बताएंगे, और यूरोजोन क्राइसिस बताने के बाद देन वी हैव टू कम टू दिस टॉपिक एंड फाइनली हम ब्रेक्जिट की चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन को बाहर क्यों निकलना पड़ा। कई मैप मैंने लगा दिए हैं जानबूझकर कि आप लोगों को मैप से भी थोड़ा सा प्लेसेस को देखने में, थोड़ा मैप वर्क आप कर लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी और चीज़ें। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड यूरोप अपीयर्ड इन 19th सेंचुरी। पहली बार 19वीं सदी में यूनाइटेड यूरोप का कॉन्सेप्ट आया था। और बच्चों, आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अस्तित्व में 18th सेंचुरी के लास्ट तक आ गया था। तो पहले तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था तो आप सोचो, आज हम लोग फेडरलिज्म पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया में जब पहला फेडरलिज्म इस्टेब्लिश हुआ था तो यूरोपीय देश हंस रहे थे आपस में कि यार ये चल नहीं सकता, ये 13 नेशन ने मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज किया है फेडरेशन के रूप में, फेडरेशन चलेगा नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत पावरफुल हो गया, इतना तक कि 1820s में उसने यूरोप को भी डांट दिया, डांट पिला दी, रिब्यूक्ड यूरोप और चैलेंज यूरोप इन कोर्स ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो सिद्धांत के रूप में उसने एक सिद्धांत दिया यूरोप की, खबरदार आप अमेरिकी महाद्वीप में मत आओ। तो अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति और प्रतिष्ठा ने यूरोपीय देशों के कुछ चिंतकों को आकर्षित करने लगा। काश संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संयुक्त राज्य ऑफ यूरोप होता तो कितना बढ़िया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे चिंतक थे जो इसकी तरफ आकर्षित थे, जिसमें एक टॉम पियरे थे, एक जेम्स मिल भी आकर्षित हुए थे इस विचार के प्रति। लेकिन आप अगर यूरोपियन हिस्ट्री देखोगे तो आप देखोगे कि जस्ट इन 19th सेंचुरी देयर वाज द राइज ऑफ द, you can say, aggressive nationalism up to the end of 19th century as the result of unification of Germany। तो जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा आई, और उग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा ने कहीं ना कहीं वह जो संयुक्त यूरोप की अवधारणा है उसको गहरा झटका पहुंचाई। तो आप देखते हो कि 1943 में देयर स्टार्टेड अ यूरोपियन फेडरेशन मूवमेंट। तो हुआ ऐसा कि अब ये राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद इतना प्रचंड हो गया कि दो वर्ल्ड वॉर्स हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य ही यूरोप परेशान था और यूरोप के लोग भी परेशान थे कि यार ये क्या हो गया है, ये हर पीढ़ी को, हर जेनरेशन को एक वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ रहा है। देयर शुड बी सम सोल्यूशन इन दिस रिगार्ड। तो उन्होंने सोल्यूशन पर विचार करना शुरू किया। तो 1943 तक बच्चों यूरोप में एक फेडरलिस्ट मूवमेंट आरंभ हो गया, उसको कहते हैं फेडरलिस्ट मूवमेंट। फेडरलिस्ट
मूवमेंट। तो वो एक यूरोपीय संघ बनाने के लिए मूवमेंट चल गया। तो ये इनिशिएटिव लिया गया सबसे पहले यूरोपीय लोगों के द्वारा। अब यूरोप के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो लीडर्स भी इसके प्रभाव में आने लगे और उन्होंने भी आपस में मिलकर एक उसमें गठबंधन इस तरह का बनाना चाहा। तो इसी तरह से निचले स्तर का जो दबाव था वो पॉलिटिशियंस को भी इंपैक्टेड किया। तो अब इसमें देखना यह है कि अब जो यूरोपीय पॉलिटिशियंस थे वह क्यों संयुक्त यूरोप की तरफ आकर्षित हो रहे थे, यूनाइटेड यूरोप की तरफ। यहाँ पर बच्चों मैंने कॉजेज दे दिया है। माय स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट गिवन हियर द कॉज। फर्स्ट है द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। अब सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन, मैं इसको चेंज करवा दूंगा। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है पुनर्निर्माण। जैसे वर्ल्ड वॉर ने तो यूरोप को डिवास्टेट कर दिया था, तो यूरोप के विध्वंस के बाद अब यूरोप का पुनर्निर्माण होना आवश्यक था। तो ऐसा सोचा गया कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन बड़ा एफिशिएंटली हो सकता है कि अगर यूरोपीय देश आपस में मिलकर कोई गठबंधन बना ले। तो एक तो यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन की है, दूसरा है कि टू पुट अ चेक ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर पावर्स। जैसे आप तो यह भी जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 5 सेंचुरी का जो यूरोप का डोमिनेंस था, मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको इस्लाम का डोमिनेंस 800 ईयर्स का बताया था। अब कुछ लोग को इसमें मैंने उसमें आपको यही हिंट करना चाहा था कि 800 वर्षों तक पूरे दुनिया में अपने ताकत को फैलाने वाले में कुछ तो प्रगतिशील तत्व होगा, तभी सरवाइव कर पाया। क्योंकि आज अगर देख रहे हो, एक छोटा सा कंट्री इजराइल ने अरब कंट्रीज को काउंटर बैलेंस किया हुआ है और अरब कंट्रीज उसको मिलिटरली और टेक्नोलॉजिकली नहीं दबा पाए। तो कहीं ना कहीं इजराइल का कुछ प्रोग्रेसिव ऐसी चीजें होंगी और कहीं ना कहीं वहां पर रिग्रेसिवनेस आ गया होगा अरब कंट्रीज में। लेकिन आप जरा परिकल्पना करो, अगर 800 ईयर्स तक जिसने दुनिया में अपना डोमिनेंस बनाकर रखा और उसका आधार केवल तलवार नहीं हो सकता है। एक रिचर्ड एम एटन है, उन्होंने सिद्धांत दिया है जिसमें स्वॉर्ड थियरी जो पहले मानी जाती थी कि केवल तलवार के बल पर धर्मांतरण हुआ, तलवार के बल पर दुनिया के इतने बड़े पार्ट का धर्मांतरण नहीं हो सकता। कुछ उसमें और भी कारण था, उस कारण पर अभी हम डाइवर्ट कर जाएंगे। हम केवल यही हिंट करना चाहते थे कि जो चीज कभी इस्लाम की थी वो इस्लाम ने खो दिया आगे चलकर, और इस पर हमने भी आंसू बहाया है। लेकिन इसलिए ऐसा आप ना माने कि हमने वहां पर सेलिब्रेटिंग केवल लेक्चर या वो लेक्चर केवल तारीफ करने के लिए था, ऐसा नहीं है। तो लेकिन उसमें मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने उस पर अपना विचार दिया। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को एवरी राइट बनता है डिफर करने का। ध्यान कर लो कि ये हम एक बहस को जन्म देते हैं यहाँ। आपको वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि आई एम मेकिंग यू थिंकिंग क्रिएचर। मैं चाहता नहीं हूं कि आप केवल स्पून फीडिंग करें, आप सोचना शुरू करें। यही सबसे बड़ी सफलता होगी मेरे लिए, और आप लोग के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा हम आपको प्रदान करते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वन, अब साम्यवाद के प्रभाव के, जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 शताब्दी का तो उनका एकाधिकार चला गया यूरोप का। अब आ गए 2 अलग सुपर पावर, जो एक ईस्ट यूरोप में सोवियत रशिया था तो यूरोप का पार्ट, लेकिन उसका तो अजगर की तरह है। 3/4 उसका अंग एशिया में है और 1/4 मुख्य यूरोप में है। उसके बावजूद वो अपने आप को यूरोपियन पावर ही समझता रहा, एशियन पावर नहीं। तो इधर ईस्टर्न बॉर्डर पर सोवियत रशिया, उधर यूएसए, और दोनों यूरोप को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव को कम करना यह भी एक ऑब्जेक्टिव था। और नेक्स्ट वन, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, टू पुट अ चेक ओवर कम्युनिज्म, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। क्योंकि सोवियत रशिया साम्यवादी हो चुका था और हो सकता था वेस्टर्न यूरोप में अब कम्युनिज्म फैल जाता। तो ये मकसद थे और इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप की दिशा में प्रगति हुई। तो अब इसके अलावा और भी फैक्टर है। अब देखो फ्रांस है, तो आप अगर यूरोप की हिस्ट्री देखोगे तो पता चलेगा कि 1870 तक यूरोप में फ्रांस का डोमिनेंस रहा था। लुइस नेपोलियन III, कहीं ना कहीं किसी न किसी, माय स्टूडेंट्स, मैंने किसी न किसी लेक्चर में आपको फ्रांस और जर्मनी के रिलेशनशिप की चर्चा की है, शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले में ही, यानी वर्ल्ड वॉर वाले में ही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर का मेरा लेक्चर था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो, अब फ्रांस की हैसियत 1870 तक यूरोप में सबसे अधिक रही। फ्रांस यूरोप में शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा, बैलेंस ऑफ पावर के लिए। अब देखो कि 2 कोलिशन बनाना पड़ा था लुइस 14 फ्रेंच इंपेरर को हराने के लिए, जिसको ब्रिटेन ने लीड किया था। और जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो उसने यूरोप के लिए इतनी बड़ी चुनौती उपस्थित कर दी थी कि फिर ब्रिटेन को लीड करना पड़ा और 4 यूरोपियन कोलिशंस बने और फाइनली 4th कोलिशन ने उसको वाटरलू, लाइप्जिग के बैटल में और वाटरलू के बैटल में हराया था।
अब वही फ्रांस की जिस समय 1870 का सेडान का वॉर हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, तो फ्रांस की हैसियत छोटी हो गई जर्मनी के सामने। और फ्रांस का जो ह्यूमिलिएशन हुआ बैटल ऑफ सेडान में, फ्रांस ने जब भी प्रतिशोध लेने की कोशिश की तो उस क्रम में दो वर्ल्ड वॉर्स में फ्रांस एक्टिव रहा, और दोनों वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हाथों फ्रांस पीट गया। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो बचा रहा जर्मनी के हाथों तो ड्यू टू यूएसए ने अपनी सेना भेजी और यूरोप में बैलेंस बनाया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर यूएसए के कारण उस समय स्थापित हुआ। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी ने फ्रांस को हिटलर ने कंकर कर लिया, जीत लिया, और उसका कुछ समय के लिए उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हालांकि फ्रांस को के लिए एक थोड़ा सा कंसोलेशन यह था कि जर्मनी डिवाइड हो गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी में, क्योंकि उसी में एक्चुअली सोवियत रशिया की आर्मी ने जब जर्मनी को ऑक्युपाई किया था और इधर यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस के आर्मी ने वेस्ट पार्ट से जर्मनी को ऑक्युपाई किया था, तो प्रैक्टिकली वही लाइन ऑफ डिमार्केशन बन गया दोनों जर्मनी के बीच। और कहीं ना कहीं सोवियत रशिया ने जर्मनी को नहीं छोड़ा और इस जर्मनी को अलग सेपरेट क्रिएट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी डिवाइड हो गया। फिर भी फ्रांस को फिर भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक बार वेस्ट जर्मनी का अपसर्ज हो जाए और फिर कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स अब इस बात को आप ध्यान रखना कि जिसे आप यूरोप इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप कहते हो और जिसको पहले आप यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में देखोगे, तो वह इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पहले नहीं था, आज इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इट वॉज द मेजर पीस प्रोजेक्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के पॉलिटिकल लीडर से लेकर कॉमन पीपल तक परेशान थे कि हर पीढ़ी को एक वॉर झेलना पड़ता है, और अगर वॉर को फाइनली हमें फिनिश करना है यूरोप से, उसको कंप्लीटली अगर एलिमिनेट करना है, तो ओनली सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन। तो फ्रांस चाहता था जल्दी जर्मनी हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाए कि फ्यूचर में वॉर ना रहे। उधर जर्मनी भी बेहाल पड़ा था। जर्मनी को लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत टाइम तक हमको यूरोपियन पावर्स ने डेमोनाइज किया, बाइकआउट किया। अगर हम किसी इस तरह के यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन का, कि हमारा बाइकआउट समाप्त हो जाएगा, थोड़ा हमारे प्रति ये सब सिंपैथेटिक होंगे। तो इसलिए जर्मनी भी चाहता था, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी तो चला वो रशिया के ऑक्यूपेशन में था, वेस्ट जर्मनी, तो वेस्ट जर्मनी भी चाहता था कि ऐसा बने। तो यही फैक्टर है जिस कारण से अब इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप होना है। लेकिन अब सवाल है कि हाँ, उनके सामने दो मॉडल थे, ऐसे मॉडल थे कि भाई किस तरह का इंटीग्रेशन हो। तो एक मॉडल था, वो था संयुक्त राष्ट्र संघ का ढीला ढाला संघ का मॉडल, और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल्कुल ही क्लोज फेडरेशन, and United States of American model and the model of the you can say loose organization under UNO। तो अंत में जीत पहले मॉडल की हुई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला मॉडल तो आज तक नहीं बन सका। यही तो रोना है कि आज तक नहीं बन सका। तो वह मॉडल एक्सेप्टेड नहीं हुआ, और कुल मिलाकर फिर इसी मॉडल पर बल दिया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मॉडल को देखते हो। अंत में पहले वाले मॉडल को ही अपनाया गया। तो अब आगे देखते हो कि पहले तो उसका एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस क्रम में एक संगठन बना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन कोल एंड आयरन कम्युनिटी, यूरोपियन कोल एंड आयरन कम्युनिटी, ECSC। स्टील कम्युनिटी, आयरन स्टील, ECSC। तो यूरोपियन कोल एंड आयरन कम्युनिटी है, जिसको कहते हैं 1900 यूरोपीय कोयला एवं इस्पात आयोग, यूरोपियन कोल एंड आयरन कम्युनिटी। पहले ये बना, फिर बना, अब देखो ये मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा। अब क्या हुआ कि 1958 में, दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने दिया हो, इंग्लिश और हिंदी। फिर क्या हुआ कि 1957 में यूरोपीय देशों ने रोम जो एक जगह है वहां पर उन्होंने एक हस्ताक्षर किया, एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। उस एग्रीमेंट के हस्ताक्षर के पश्चात तब तुम देखते हो कि 1 जनवरी 1958 से यूरोप में एक संस्था गई, और वो संस्था का नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, या यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसमें 6 देश थे, 6 का नाम आपको दे दिया गया है, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। और ये आपको मैप दे दिया गया है कि यही देश हैं। ये देखो फ्रांस की सब बॉर्डरिंग है, देखो फ्रांस का देश है ये नीदरलैंड,
जो हॉलैंड पहले था वही आप देखोगे नीदरलैंड, और उसके नीचे ठीक बेल्जियम है, उसके नीचे लग्जमबर्ग है, ये तीनों भी उसके मेंबर थे। और इधर वेस्ट जर्मनी है, इस जर्मनी तो जर्मन ऑक्यूपेशन में है, मैंने वो एक सेपरेट नेशन उसको बना दिया। तो वेस्ट जर्मनी है और इटली है, फ्रांस तो है ही, फ्रांस तो बहुत इंथुजियास्टिक है। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए, वेस्ट जर्मनी, इटली 2, फ्रांस 3 एंड लग्जमबर्ग 4, बेल्जियम 5th एंड नीदरलैंड 6th। टोटल 6 मेंबर्स थे। और इन लोगों ने एक कॉमन मार्केट की योजना रखी। इन्होंने सोचा कि एक कॉमन मार्केट बनाएंगे और एक कैरियर शुरू करते हैं यूरोप में। सो इट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशंस। तो एक बात मैंने आपको बताऊं कि आपका हो सकता है कहीं भी आपको एक क्वेश्चन बन जाए, तो वो क्वेश्चन पर मैं आपका ध्यान इंगित कर देना चाहता हूं। देखना, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपका, 1957, हाँ इंग्लिश, इस बार इंग्लिश में लिख देता हूं, इस बार इंग्लिश में लिख देता हूं। इन 1957 the formation of, in 1957 the signing of Rome Protocol ended the Treaty of Westphalia. मैं हिंदी में बोल दूंगा स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाएगा। वेस्टफेलिया की ट्रीटी 1648 है, उसको रख दिया। डू यू एग्री? कि 1907 की रोम की संधि ने वेस्टफेलिया की संधि का अंत कर दिया। अब ऐसा क्यों पूछ रहा है, डू यू एग्री? मैं हमेशा जो बोल देता हूं कि एरिया हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिया, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि 1957 में जब रोम प्रोटोकॉल बना तो 6 देशों ने अपने नेशनल बाउंड्री को ढीला कर दिया, और नेशनल बाउंड्री एग्जैक्टली आई थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। तो कुछ क्रिटिक ने यह कहा कि क्या रोम के प्रोटोकॉल के बाद नेशन स्टेट का अंत हो गया, क्योंकि ये तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप की चीज बन गई। तो इसमें डू यू एग्री, ये डायरेक्टरी आपको क्लियर कट हिंट दे रहा है। डायरेक्टरी को देखिए, डू यू एग्री? नो, कैसे एग्री करेंगे? आज तक तुम देख रहे हो कि नेशनलिज्म का फोर्स इतना ताकतवर है कि ग्लोबलाइजेशन ने घुटने टेक दिए। जो यूरोपियन यूनियन है, वो यूरोपीय यूनियन कमजोर पड़ गया, तो हम कैसे कर सकते? तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा। अब देखो, ये 6 कंट्रीज इसके मेंबर्स बने। अब इसके महत्वपूर्ण अभिकरण निम्नलिखित थे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम तो छोटी, अब यूरोपियन कमीशन था, यानी यूरोपीय कमीशन, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूरोपीय संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट, यानी इसका एक अलग पार्लियामेंट था, अलग मिनिस्ट्री थी। इसका ब्रुसेल्स में एक आप कह सकते हो कि यूरोपीय कमीशन बना था। एक यूरोटम था, यूरोटम कहते हैं कि उनको सबका जो कॉमन न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको यूरोटम बोलते हैं। और एक यूरोपियन कोर्ट था। यूरोपियन कोर्ट, जो मेंबर्स में कोई तरह का डिस्प्यूट हो जाए, उस डिस्प्यूट को कौन हल करता? यूरोपियन कोर्ट करता। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके थे। पहले पार्लियामेंट इनका एक अलग होता था, जिसको कि यूरोपियन मेंबर कंट्रीज के पार्लियामेंट चुनते थे, लेकिन बाद में चलकर डायरेक्ट पीपल से उनका इलेक्शन होने लगा, यानी ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई। तो ये बना ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अब देखिए, जब ये समुदाय बना तो ब्रिटेन का जहां तक सवाल है, तो ब्रिटेन इसके मेंबरशिप के बारे में हमेशा एम्बिवेलेंट रहा था। एम्बिवेलेंट से उसका मतलब है दुविधाग्रस्त। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को लीड कर रहा था, वो एक तरफ पहले इंथुजियास्टिक भी था कि हाँ यूरोप का इंटीग्रेशन होना चाहिए, और जब ब्रिटेन को उसे बनने की बारी हुई तो उसने स्पष्ट रूप में कह दिया कि देखिए, आई हैव टू मेक वन पॉइंट क्लियर टू यू। एक्चुअली फ्रांस का एक बड़ा ही, कह सकते हो, कॉन्ट्रोवर्शियल, प्रोग्रेसिव या पावरफुल प्रेसिडेंट हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको कहते हैं चार्ल्स द गाल। तो चार्ल्स द गाल को उसने कहा कि मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि वी लाइक ओशन मोर देन, और वी लाइक सी मोर देन
कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड वी लाइक रूजवेल्ट मोर देन यू। मैं यूरोप की भूमि से समुद्र को अधिक पसंद करता हूं और आपसे रूजवेल्ट को अधिक पसंद करता हूं। मतलब ब्रिटेन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यूएसए से हमारा इतना डीप रिलेशनशिप हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि हम यूरोपीय कोई संगठन का मेंबर बनकर रह जाएं और यूएसए से हमारा जो रिलेशन है वो कमजोर पड़ जाए। तो उसको ये डर था कि देखो कहीं रिलेशन हमारा कमजोर ना पड़ जाए, तो उसने बार बार इस चीज को इंगित कर दिया ब्रिटेन को। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी ब्रिटेन में थी कि ब्रिटेन जाते हुए जब उसने अपनी कॉलोनीज ब्रिटेन ने छोड़ी थी तो ब्रिटेन ने अपने कॉलोनीज को इनडायरेक्टली बनाए रखने की कोशिश की थी और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बनाया था। तो उसको लगता था कि हमारा अपना कॉमनवेल्थ है जिसमें इतने सारे कंट्रीज है, तो कॉमनवेल्थ का जो मार्केट है यूरोप के मार्केट से बड़ा है, तो हमें यूरोप के मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन शीघ्र ही उसके एहसास खत्म हुए जब उसने देखा कि अरे जर्मनी की इकोनॉमी 90% प्रोग्रेस कर गई, फ्रांस की इकोनॉमी 70% प्रोग्रेस कर गई और ब्रिटिश इकोनॉमी इतनी पिछड़ गई कि 270 बिलियन पौंड स्टर्लिंग का घाटा उसको झेलना पड़ रहा है। तो उसने क्या किया कि तुरंत अर्जी देनी शुरू, 1961 के बाद तुरंत अर्जी देनी शुरू कर दी कि भाई हम भी मेंबर बनेंगे। अब देखिए, अब ब्रिटेन भी मेंबर बनना चाहता है, इसका एम्बिवेलेंस देखिए। अब चार्ल्स द गाल था जो फ्रेंच प्रेसिडेंट, उसने वीटो करना शुरू किया कि नो यू कैन नॉट बी अ मेंबर। उसका तर्क क्या था कि आपकी इकोनॉमी पिछड़ी हुई है, आप अगर मेंबर बनोगे तो आपकी पिछड़ी हुई इकोनॉमी के कारण सबकी इकोनॉमी पिछड़ जाएगी, पूरे जो मेंबर्स हैं वो सबका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो अंत में ब्रिटेन बार बार अर्जी देता रहा। अंत में 1973 में ब्रिटेन को प्रवेश मिल गया। सो 1973 ब्रिटेन बिकेम द मेंबर। इन द मीन टाइम आप यह भी देखोगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का भी धीरे धीरे जो स्वरूप है वो स्वरूप बदला है और उसमें स्वरूप ये बदला कि एक बात और भी मैं कहना चाहता था जो आपको विशेष रूप से बताना चाहूँ। एक आप और संस्था देखोगे, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इफ्टा। जैसे ब्रिटेन जो आरंभ में यूरोपीय संगठन से अलग रहा तो उसने एक दूसरा वैकल्पिक संगठन बनाया था, इफ्टा। और जो इफ्टा के मेंबर्स थे इसमें आप देखते हो कि ब्रिटेन था, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा पुर्तगाल, इतने देशों को उसने मेंबर बनाया। आप सभी मेंबर धीरे धीरे शामिल हो गए आगे चलकर। 1961 में जब ब्रिटेन ने अर्जी देनी शुरू कर दी तो बाकी ने भी अर्जी देनी शुरू कर दी। 1973 में ब्रिटेन आए, फिर धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आते गए, तो वो सब अब इफ्टा वगैरह का कोई अस्तित्व नहीं है, तो शुरू में उसने बनाया था। दूसरी बात है कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता कि 1967 में फिर एक बार चेंज हुआ उस संस्था में। जैसे पहले उसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और उसका नाम बदलकर हो गया यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी। ये घटना है 1967 की। और उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो 3 मिल गए। एक तो आपको मैंने पहले ही बताया कि यूरोपियन जो 3 ऑर्गेनाइजेशन थे वो तीनों के बारे में बताऊंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन था 1967 में, मैंने आपको बताया था कि एक जैसे ईईसी था, फिर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है, स्टील, मैं उसको बदल दूंगा, वो थोड़ा पता नहीं, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, स्टील, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। और तीसरा यूरोटम, ये आपस में मिलकर 1967 में एक अलग संस्था, मतलब एक दूसरा नाम बदल दिया, यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपीय समुदाय। खैर इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, आपको समझने में कोई सच प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए धीरे धीरे मेंबर्स की संख्या भी बढ़ रही है। 1973 में मेंबर्स बढ़े, फिर 3 मेंबर्स 1986 में बढ़े। तो जब मेंबर्स की संख्या बढ़ रही तो धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने आत्म परीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्होंने दे हैव जस्ट स्टार्टेड टू मेक अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि देखिए हम लोगों ने तो पहले कोशिश यह की थी कि हम एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मॉडल पर, लेकिन उसकी दिशा में प्रगति नहीं हो पा रही है। हम अभी उस प्रगति से काफी पीछे हैं। सो वी हैव टू वर्क फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एज वेल। हमें पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की दिशा में भी काम करना है। तो 1986 में उन्होंने एक यूरोपियन एक्ट लाया और उन्होंने प्लान बनाया कि अब हम लोग पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की दिशा में भी काम करेंगे। तो जिसी समय यूरोपीय देशों ने 1986 के बाद पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की दिशा में सीरियस हुए तो ब्रिटेन ने पांव पीछे खींचना शुरू कर दिया। यह वही ब्रिटेन था जो 1973 में बहुत मुश्किल से मेंबर हुआ था। वो ब्रिटेन ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं करिए,
क्योंकि द बेसिक फीचर ऑफ यूरोप इज कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यूरोप की खासियत है, आप जबरन उस पर यूनिफॉर्मिटी को मत थोपिए, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो उसमें उस समय यूरोप में और ब्रिटेन में एक बड़ा विवाद शुरू हुआ था। उस विवाद का बड़ा ही दिलचस्प नाम था कि यूरोपियन यूनियन वर्सेस पूल सॉवरेनिटी। तो यूरोपियन यूनियन वर्सेस पूल सॉवरेनिटी ये विवाद का नाम था, क्योंकि ब्रिटेन अपनी पूल सॉवरेनिटी की बात करता था, कहता था नहीं हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। खैर बावजूद वहाँ पर ब्रिटेन की आवाज़ दब गई और फिर आपको सूचना मिलती है कि 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी इन फरवरी 1992। ये ट्रीटी फरवरी 1992 में हुई और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की दिशा में भी लिए गए। एक तो इकोनॉमिक में एक हुआ कि एक समान नागरिकता, कॉमन सिटीजनशिप, माने सभी उसके कॉमन सिटीजनशिप होंगे। फिर दूसरा एक यूरोपीय मुद्रा एंड यूरोपियन करेंसी। और जो तीसरा है वह एक समान विदेश और रक्षा नीति, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। और चौथा एक समान श्रमिक नीति, कॉमन लेबर पॉलिसी। इस योजना को लाई गई कि एक कॉमन बाजार होगा। तो उस योजना पर जब काम हुआ तो 92 में इसके मेंबर्स ने सिग्नेचर किया। अब सिग्नेचर किया तो पहले 1993 में फॉर्मेशन ऑफ ईयू हुआ और एक कॉमन मुद्रा लाने की बात थी, कॉमन यूरोपियन करेंसी। तो 2002 तक यूरो अस्तित्व में आ गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हुआ, एक कॉमन रक्षा और विदेश नीति की बात हुई, रक्षा और विदेश नीति की दिशा में प्रगति होने लगी। तो मैं यहां पर दो बातें पहले बताना चाहूंगा कि आखिर ब्रिटेन के विरोध के बावजूद भी, जो ब्रिटेन का ऐसा विरोध है, उस विरोध के बावजूद भी इस दिशा में क्यों प्रगति हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो पहले मैं इस पहलू को डिस्कस करना चाहूंगा आपसे और फिर मैं यह बताऊंगा कि उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम आ गया। ये दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे और इसे स्पष्ट करेंगे। पहली बात, तो इतनी जल्दबाजी में 1993 में कॉमन मार्केट क्यों बना और फिर यूरो क्यों लाया गया। उसकी व्याख्या यह है कि आपको पता होना चाहिए कि 1990 में शीत युद्ध समाप्त हुआ था, कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था। शायद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे या नहीं भी जान सकते हैं कि 1990 में जो कोल्ड वॉर समाप्त हुआ और 1990 का वो फेटफुल ईयर था जब जर्मनी रीयूनिफाई हुआ। तो जर्मनी रीयूनिफाई हुआ तो फ्रांस फिर अपने अतीत में चला गया, क्योंकि हिस्ट्री को भूलना बहुत मुश्किल है। फ्रांस को तो याद था कि 1870 से लेकर 1940 तक मैं लगभग 75 ईयर्स तक जर्मनी के हाथों पीटता रहा हूं और यूनिफाइड जर्मनी फिर पावरफुल हो जाएगा। हमें याद है कि फ्रांसिस मित्रा उस समय फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करता था और जर्मन प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था हेलमट कोल, और वह दोनों रीयूनिफाइड जर्मनी का हेड बना। तो फ्रांसिस मित्रा इतना नर्वस हुआ था कि उसको हेलमेट कोल में कहीं ना कहीं हिटलर की छवि नजर आ रही थी। तो उसने सोचा कि अगर हम उसके जो जर्मन मार्क है उसको अगर हम यूरो में घुला देंगे और जर्मनी को बहुत अच्छे ढंग से कॉमन मार्केट में इंटीग्रेट कर लेंगे, जब जर्मनी यूरोप का अभिन्न अंग बन जाएगा, तो फ्यूचर में कभी फ्रांस और जर्मनी की राइवलरी होगी ही नहीं। अब देखिए, अब जर्मनी की इकोनॉमी, यूनिफाइड जर्मनी की इकोनॉमी इतनी पावरफुल थी कि उसको यूनिफाइड यूरोप भी नहीं बचा पाई। देखो मैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में जब हम प्रेजेंट से पास्ट का कम्युनिकेशन देखते हैं तो बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हमें ध्यान है कि जब हमको पास्ट पर लिखना होता है हिस्ट्री में तो हम उसमें करंट का कोई रेफरेंस दे सकते हैं, और जब करंट पर कुछ लिखना होगा तो हम हिस्ट्री का रेफरेंस ले सकते हैं। और एसी और एथिक्स के पेपर में तो हमेशा हमारी रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि वहां तो बहुत दूर की कौड़ियां लानी पड़ती है, आपको पता होगा। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता कि अब दिलचस्प चीज इसमें यह है कि अगर कभी भविष्य में आप पास्ट पर लिख रहे हो और जर्मन यूनिफिकेशन पर लिख रहे हो, एक ऐसा क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो कि जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में शक्ति संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया,
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डिस्टॉर्टेड द बैलेंस ऑफ पावर, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। तो उसके सामने, आपके सामने एक बड़ा बेहतर रास्ता खुला हुआ है। आप टू वर्ल्ड वॉर्स का तो रेफरेंस देंगे ही, और एक यह भी रेफरेंस दे देंगे, इतना ही नहीं बल्कि यूरोपीय यूरोजोन संकट आज हम देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जैसे देखिए, दो टर्म आप देखेंगे, एक यूरोपियन यूनियन, उसके लिए आप यूरोपियन फेडरेशन शब्द भी सुनेंगे, क्योंकि 2009 के बाद प्रेसिडेंटशिप का भी सीट आ गया, तो वो टर्म भी आता है। यूरोपियन फेडरेशन भी टर्म आता है, यूरोपियन यूनियन उससे उसका नाम है। तो उसमें आज मेंबर्स की संख्या भी बढ़ती चली गई, क्योंकि 1986 में, फिर 73 में मेंबर्स बढ़े, 86 में बढ़े, फिर 95 में बढ़े 3 मेंबर्स। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन हुआ था जब पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों से समाजवादी व्यवस्था हटी थी और सोवियत रसिया का विघटन हुआ था। हमें याद है 2004 में एक ही बार उसमें 10 मेंबर्स जुड़ गए थे। तो 15 मेंबर्स पहले थे, 6, फिर 73 में 3 आए थे तो 9, फिर 86 में 3 आए तो 9, और 95 में 3 आए तो 6, 9, 9 एंड 9, 15। तो 15 मेंबर्स 95 तक हो गए थे, और 2004 में सबसे बड़ा एक्सटेंशन 10 मेंबर्स का हो तो 25 हो गए थे, और 2007 में फिर एक 2 मेंबर जुड़े तो 27 हो गए थे, और एक क्रोएशिया संभवतः 2013 में जुड़ा है, लास्ट में वही आया है। तो फिर उसके मेंबर्स बन के हो गए 28, और अब तो ब्रेक्जिट फिर हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि एक दिलचस्प चीज यह है कि उसमें एक नाटो भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, नाटो है ही, जिसमें अमेरिका, यूएसए भी है, कनाडा भी है। तो उसमें नाटो जो मेंबर था, तो उस मेंबर में आप देखोगे नाटो के मेंबरशिप में कि इसमें भी 28 मेंबर्स हैं, और यूरोपियन यूनियन में भी 28 मेंबर्स हैं, दोनों में हैं। तो यूरोपियन यूनियन फेडरेशन में 28 मेंबर्स हैं, और यूरोजोन कहते हो कॉमन मुद्रा, उसमें सभी उसमें शामिल नहीं हुए। ब्रिटेन कॉमन मुद्रा में शामिल नहीं हुआ, केवल 19 कंट्रीज कॉमन मुद्रा में शामिल है, और उसके बाद 28 में से बाकी आप कर सकते हो 9 को माइनस कर दो, वो कॉमन मुद्रा में नहीं है। तो यूरोपियन फेडरेशन के मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, लेकिन यूरोजोन के मेंबर नहीं है। यूरोजोन के 19 मेंबर्स हैं। तो फॉर्चुनेटली आज के यूरोपियन यूनियन के लिए ब्रिटेन यूरोजोन का मेंबर नहीं था। अगर ब्रिटेन यूरोजोन का मेंबर होता तो और भी बड़ी क्राइसिस आती, तो बहुत बड़ी क्राइसिस आती, उसको झेल नहीं पाते हो। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि इस प्रकार से अब यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 मेंबर्स हो गए, और वह ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गया। आप जर्मनी पर लिख रहे होंगे तो इस रेफरेंस को जरूर दे दीजिए कि जर्मन यूनिफिकेशन ने ना केवल यूरोप में 2 वर्ल्ड वॉर्स को जन्म दिया, बल्कि इसने यूरो जोन में भी, वर्तमान में यूरो जोन में इसने एक बड़ा संतुलन स्थापित कर लिया। इनफैक्ट रीयूनिफाइड जर्मनी, यानी एकीकृत जर्मनी को संयुक्त यूरोप भी पचा नहीं सका, कुड नॉट डाइजेस्ट इट। इतना बड़ा है, जैसे कैसे इकोनॉमी में बैलेंस आई, मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि एक कारण यह था कि इतनी तेजी से एकीकरण हुई। ब्रिटेन इससे सहमत नहीं था। फिर चलिए, पहले यूरोपीय देशों ने, मेंबर्स ने उत्साह दिखाया, 28 मेंबर्स, धीरे धीरे मेंबर्स की संख्या भी बढ़ने लगी। तो 95 तक उसके मेंबर्स 15 हो गए थे। वेस्टर्न यूरोप के लगभग सारे देश आ चुके थे, महत्वपूर्ण देश, मतलब कुछ तो रहे। तो उसके बाद फिर आगे चलकर समस्या आनी शुरू हो गई। समस्या ये शुरू हुई कि 97 में फिर एक संस्था के बारे में मैंने बताया, एम्स्टर्डम ट्रीटी हुई, और एम्स्टर्डम ट्रीटी तक तो लोगों ने एकीकरण के लिए प्रयास किया। 97 में एम्स्टर्डम ट्रीटी में मोर और लेस पीछे से जो बची हुई चीजें थी उसको रिपीट की गई, और तेजी से इंटीग्रेशन की दिशा में काम करने का वादा किया गया। लेकिन एम्स्टर्डम ट्रीटी के बाद यह उत्साह ठंडा हो गया, और इतना तक कि अब तक इसके सबसे बड़े समर्थक फ्रांस और हॉलैंड माने जाते थे, और बेल्जियम। तो वहां पर जब आगे यूरोजोन में को इंटीग्रेट करने के मुद्दे पर जब वहां पर एक लोगों से सहमति ली गई, तो लोगों ने वहां पर असहमति दे दी। वहां का उस मुद्दे पर कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफीट हो गया। तो अब यह हो गया कि अब इससे ज्यादा एकीकरण हमारे लिए संभव नहीं है। तो बाकी यूरोपीय देशों ने उस पर हाथ खींचना शुरू कर दिया। तो अब 2 प्रॉब्लम बची आने वाला है। एक प्रॉब्लम है, ध्यान कर लेना, यूरोजोन क्राइसिस, और दूसरा है ब्रेक्जिट, और दोनों की जड़ यही एकीकरण में है। इंटीग्रेशन जो 1993 में ऑनवर्ड्स हुआ है,
जो जो ट्रीटी आप देखते हो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद, उन दोनों की जड़ वही है, क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन चिल्ला रहा है कि भाई हमें इतना इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज ने पहले यह तय किया था कि फर्स्ट स्टेज में हम मॉनेटरी इंटीग्रेशन करेंगे और दूसरे स्टेज में फिस्कल इंटीग्रेशन करेंगे। तो मॉनेटरी इंटीग्रेशन तो उन्होंने कर दिया, परंतु फिस्कल इंटीग्रेशन नहीं कर पाए। यानी उन्होंने मौद्रिक एकीकरण तो कर दिया, परंतु वो अभी राजकोषीय वित्तीय एकीकरण नहीं कर पाए। इससे क्या समस्या आने वाली है, आप लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स तो जानते ही होंगे। मैं थोड़ा सा पीछे भी कैपिटलिज्म में भी हालांकि मैंने चर्चा की थी, वहां आपने समझा था या नहीं, उसको मैं यहां लगभग रिपीट कर रहा हूं उस बात को। जैसे माना कि यह यूरोप है, माना कि, वैसे तो आप कहेंगे तो मैं इसको हल्का ये इधर स्वीडन, डेनमार्क, इधर और अब मान लीजिए कि ये यूरोप है, तो अब उसमें हो क्या गया, जो नॉर्दर्न पार्ट, यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में जो देश थे वो इकोनॉमिकली ज्यादा वेल ऑफ थे, और जो साउदर्न पार्ट में जो कंट्री थे वीक थे, उसमें जिसको आप पिग्स कंट्रीज कहते हो, अभी भी आपने पुर्तगाल वगैरह का नाम सुना होगा, ग्रीक्स, स्पेन, तो ये सब थोड़ा इकोनॉमिकली वीक थे, और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जर्मन इकोनॉमी थी। तो होता यह है कि जब इकोनॉमी का, आपको इसके लिए 19वीं सेंचुरी का थोड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड समझना होगा, लेकिन मैं अभी गोल्ड स्टैंडर्ड में हाथ इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि वो हार्ड कोर इकोनॉमी है, उसको समझाने में थोड़ा सा हमें लगता है कि आपको भी कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए अभी अवॉइड करता हूं। कभी किसी लेक्चर में गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर जो गोल्ड स्टैंडर्ड 19वीं सेंचुरी के गोल्ड स्टैंडर्ड को, फेलियर को समझा है, तो वह कहीं ना कहीं यूरोजोन के फेलियर को भी अच्छे ढंग से समझ लेगा। एक्चुअली होता क्या है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है, तो इकोनॉमी दो प्रकार के होते हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, दूसरी होती है वीक इकोनॉमी। तो अब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है, उसका प्रोडक्शन चीप होता है, बेटर होता है, और जो वीक इकोनॉमी होती है उसका तकनीकी लेवल नीचा होता है, उसका ह्यूमन कैपिटल उतना डेवलप नहीं होता है, उसका बजट उतना हेल्दी नहीं होता है, उसकी फिस्कल पॉलिसी उतनी बढ़िया नहीं होती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, उसका प्रोडक्ट अपेक्षाकृत महंगा होता है और उसकी क्वालिटी भी थोड़ी कम होती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो गरीब कंट्रीज क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले अपने प्रोडक्ट को अपने देश में बेचने की कोशिश करते हैं। तो अपने कंट्री में उनका प्रोडक्ट तो तभी बिकेगा जब बाहर वाला प्रोडक्ट को रोक देंगे। तो वो बाहर के प्रोडक्ट को रोकने के लिए दो तरह के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका होता है कि वह बाहर के जो प्रोडक्ट्स है उस पर जमकर चुंगी लगा देंगे, कस्टम ड्यूटीज जमकर लगा देंगे। और फिर दूसरा होता है कि चुंगी लगाने के अलावा उनके पास एक दूसरा वेपन भी है, वह यह है कि अपनी मुद्रा का, जो उनकी करेंसी है, उसका डिवैल्यूएशन कर देंगे, उसका अवमूल्यन कर देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, जैसे माना कि आपका कोई प्रोडक्ट, आपका मार्केट कॉस्ट है 120, और कोई प्रोडक्ट अपना आपके बाजार में 80 रुपीज में भेज दिया, तो आप उस पर अगर 100% ड्यूटी लगा दोगे तो उनकी प्रोडक्ट हो जाएगा 150 का, और आपका प्रोडक्ट 120 का है, तो बिक जाएगा आराम से। दूसरा फायदा ये होगा, दूसरा तरीका होगा कि आप अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन कर देते हो। तो करेंसी का जब भी डिवैल्यूएशन करोगे तो उसका अवमूल्यन, तो अर्थशास्त्र का नियम है कि उससे आपका निर्यात बढ़ेगा, निर्यात चीप होगा और आयात महंगा हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, अगर मान लीजिए अगर 1 रुपी 40 रुपीज के बराबर था, जैसे इंडियन रुपीज मान लीजिए कि 50 रुपीज $1 के बराबर था, आपने डिवैल्यू करके 60 रुपीज $1 कर दिया, तो उसमें अब आपको क्या होगा कि आपके जो एक्सपोर्टर थे वो पहले अगर $1 लाख का एक्सपोर्ट करते थे तो उनको मिलता था 50 लाख रुपीज, अब उनको मिलेगा 60 लाख रुपीज, तो इतना तो बढ़ गया। उसी प्रकार से आपके इंपोर्टर पहले इंपोर्ट करते थे $1 लाख का, तो
उनको देना होता था 50 लाख रुपीस, उसमें खर्च करना होता था। अब उनको 60 लाख रुपीस देना है, तो उनके लिए तो महंगा हो गया। और वह देखेंगे कि अरे बॉम्बे में का जो प्रोडक्ट है वो 55 लाख में ही मिल रहा है, तो क्यों ना हम बॉम्बे से मंगाएं, अपेक्षा के तो हम स्वीडन से मंगा रहे, तो उससे आपका इंपोर्ट भी कम होगा, तो ये फायदा हो जाता था। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या है, जब इन्होंने यूरोजोन बनाया तो चुंगी मुक्त कर दिया मार्केट को और एक ही करेंसी कर दिया, और वो करेंसी जर्मनी में छपती थी, उसका नाम यूरो था। तो किसी कंट्री के पास यह भी राइट नहीं है कि वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकता है, ना ही वह चुंगी लगाकर अपने प्रोडक्ट को बचा सकता है। और जो जर्मनी है, वो जर्मनी का प्रोडक्ट चीपर हो गया, क्योंकि एक तो जर्मनी की फिस्कल पॉलिसी वैसी थी, उसकी लेबर लॉज अलग थे। अब कोई लेबर का रिटायरमेंट 62 ईयर्स में दे रहा है, कोई 65 ईयर्स में दे रहा है, तो लेबर लॉज भी तो अलग है। कोई किसी का बजट घाटा ज्यादा है, किसी का कम है, किसी की टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप्ड है, किसी की कम है। तो जर्मनी इस मामले में काफी डेवलप्ड था और पिक्स कंट्रीज बहुत पीछे थे। तो पिक्स कंट्रीज के प्रोडक्ट महंगा भी थे और क्वालिटी में भी कम थे, और जर्मन प्रोडक्ट सस्ता भी था, क्वालिटी में बेहतर था। तो अब क्या हुआ कि पूरे साउदर्न यूरोप के कंट्रीज में जर्मन प्रोडक्ट छा गए। अब जर्मन प्रोडक्ट छा गए तो अब तो बड़ी मुश्किलें आने लगी। अब वो जर्मन प्रोडक्ट से बचाव कैसे करें, क्योंकि दोनों बचाव का सूत्र उनके हाथ से निकल चुका था। दे कुड नाइदर इम्पोज द ड्यूटीज नॉर कुड दे मेक डिवैल्यूएशन ऑफ देयर करेंसीज, देन व्हाट इज द वे आउट। एक तरह से उनकी इकोनॉमी तो घसीटी गई, मतलब जर्मन प्रोडक्ट बढ़ता रहा, उनका अपना प्रोडक्ट का डिक्लाइन हुआ, उनके अपने इंडस्ट्रीज बेहाल हो गए, वो बैंक को रिपेमेंट नहीं दे सके, क्योंकि बैंक का लोन लेके इंडस्ट्री चलती है, बहुत सारे रिपेमेंट नहीं दे सके। एनपीए का क्राइसिस आ गया वहां पर भी, और जो बैंक है वो बैंक फेल करने के कगार पर आ गए। 2009 की बात बता रहा, उसको कहते हैं यूरोजोन क्राइसिस। तो वहां के गवर्नमेंट ने सोचा कि एक वर्ष पहले जब यूएसए में सब प्राइम लोन क्राइसिस हुआ था, तो यूएसए ने गलती यह करी थी, उस समय अगर लेहमान ब्रदर्स को कुछ अगर बेल आउट पैकेज देकर बचा दिया होता तो संभव था कि वो यूरोजोन क्राइसिस से, सॉरी, वो सब प्राइम लोन क्राइसिस से बच जाता। तो इसी खुशफहमी में ये इन सरकारों ने बैंक को बहुत अधिक रकम देकर बचाई, लेकिन वह रकम इन्होंने खुद लोन लिया था कहीं से। दे हैव टेकन द लोन फ्रॉम समवेयर। परिणाम हुआ ये सब खुद कर्जदार हो गए। इसको सॉवरेन डेट क्राइसिस कहा गया। 2009 में सॉवरेन डेट क्राइसिस आ गया। अब तो एक प्रॉब्लम तो देखो इसके सामने ही आया, दूसरा प्रॉब्लम आया ब्रेक्जिट का। तो ब्रेक्जिट का प्रॉब्लम ही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इतिहास के तर्कशास्त्र में निहित था, क्योंकि हमेशा ब्रिटेन यूरोप से बाहर रहने की कोशिश करता था। 1973 में वो लालच में आ गया था, लेकिन अभी भी उसकी मानसिकता वही थी कि वी आर द पार्ट ऑफ, वी आर विथ यूरोप बट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ यूरोप। अब वो स्थिति कैसे आई वो मैं आगे आपको बताता हूं। क्योंकि ब्रिटेन में मुख्य समस्या आ गई माइग्रेशन की, क्योंकि शेंजन एग्रीमेंट के अनुसार आपको पता होना चाहिए, जब आप अगर पढ़ोगे, कि भाई एक दूसरे की बाउंड्री भी खोल दी गई, कॉमन सिटीजनशिप हो गया। तो विशेषकर जब इसका एक्सटेंशन हुआ यूरोजोन, यूरोपियन फेडरेशन का ईस्ट में, और जब उसमें पुराने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मेंबर्स आ गए, तो उनकी इकोनॉमी और भी पिछड़ी हुई थी। तो क्या हुआ कि उधर से बहुत ज्यादा माइग्रेशन वेस्ट की तरफ होने लगा, तो ब्रिटेन में भी माइग्रेशन होने लगा। तो माइग्रेशन को आज देखो बहुत बड़ा शत्रु बताया जाता है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने चर्चा की है, जो मैं थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा गहन विचार है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और शायद आप लोग भी इसको समझ पाओगे। कि जैसे देखिए, आपने एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना होगा, उनका नाम है मार्गरेट थैचर। था, वो थी प्राइम मिनिस्टर, बल्कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जनक दुनिया में वो और एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रीगन माने जाते हैं। आपको मैंने पीछे कैपिटलिज्म वाले में बताया है, वाशिंगटन कंसेंसस या वाशिंगटन सहमति, उन्हीं से जुड़ी हुई। उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया ब्रिटेन में। तो उससे क्या हुआ कि जॉब सिकुड़ गया। अब शायद मुझे लगता है कि तुम लोग जानते होगे इस चीज को, जब लिबरलाइजेशन के फेज में जॉब क्यों सिकुड़ जाता है, क्योंकि जिस समय आप इकोनॉमी में इफिशियंसी पर बल देते हो और कैपिटलिस्ट फ्री होता है, तो कोशिश करता है कि मानव श्रम को हम यथासंभव मशीन से विस्थापित कर सके। और चूंकि आप सोशल सेफ्टी देते नहीं हो, आप उसको इकोनॉमी पर बर्डन समझते हो, तो उसमें गरीबों की संख्या बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो वही ब्रिटेन में शुरू हुआ, और तभी माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम आ गया। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, एक तो उधर जॉब सिक्योर रहे, दूसरा माइग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिश लोगों को लगने लगा कि ये हमारे इस
इकोनॉमिक डिक्लाइन या इकोनॉमिक जो डिसमल कंडीशन है उसका कारण कहीं ना कहीं इस आर्थिक बदहाली का कारण यह यूरोपियन फेडरेशन है। अगर हम फेडरेशन से बाहर हो जाएं तो हमारी जान बच जाएगी। बट दे स्टार्टेड टू जस्ट क्राई। उन्होंने बस उस पर मांग करनी शुरू कर दी कि भाई हमें इस यूरोजोन से अलग होना है। हम सर यूरोजोन में तो थे नहीं, यूरोपीय संघ से अलग हो रहा है, यूरोजोन के तो मेंबर ही नहीं थे। तो वहां पर मांग उठने लगी कि द ब्रिटेन शुड बी जस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस यूरोपियन फेडरेशन एंड इट हैड टू मेक एन एग्जिट, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो उसमें एक ब्रिटेन में एक पार्टी का गठन हुआ था, उसको कहते हैं UKIP, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी ने अपना एजेंडा बना लिया कि हम ऐसा करते हैं कि हम पब्लिक जनमत को मोबिलाइज करते हैं। वी हैव टू मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन फेडरेशन। तो अब ब्रिटिश एग्जिट की मांग उठाने लगा और उसको समर्थन मिलने लगा। उस समय एक कोलिशन गवर्नमेंट ब्रिटेन में था, क्योंकि कहने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर थे, एक कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा डेविड कैमरून, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हीं के टाइम में शुरू हुआ। तो डेविड कैमरून एक कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे। तो डेविड कैमरून के साथ समस्या ये हुई कि बहुत सारे कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स थे उनकी अपनी पार्टी के, वो सब भी जाके UKIP के साथ कदम में कदम मिला के चलने लगे, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी, और कहने लगे कि ब्रिटेन को एग्जिट लेना चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए। तो डेविड कैमरून परेशान हो गया। उधर डेविड कैमरून को एक आत्मविश्वास भी था, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि 2016 से ठीक 2 इयर्स पहले स्कॉटलैंड के मुद्दे पर उसने एक रिफरेंडम वहां पर प्लेबिसाइट को कंडक्ट किया था, और जो जनमत संग्रह करवाया था उस जनमत संग्रह में फाइनली ब्रिटेन की जीत हो गई थी। 55% लोगों की सहमति मिल गई थी कि स्कॉटलैंड वुड बी द पार्ट ऑफ ब्रिटेन। तो उसमें एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी भी आ गई थी, एक आत्मविश्वास भी आ गया था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जीत जाएंगे। अब देखो, एक छोटी सी एक चर्चा ने इतना विषाक्त रूप धारण कर लिया। एक्चुअली डेविड कैमरून गया था नाटो के एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने USA। तो वहां से वो कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर जब वापस आ रहा था तो उसके साथ चीफ ऑफ स्टाफ था, उसके साथ फॉरेन सेक्रेटरी भी था, और दोनों शिकागो एयरपोर्ट पर एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पर पिज्जा का ऑर्डर दिया। आप कहोगे भाई आप इतनी गहनता से क्यों जानते हैं, मैं स्पॉट पर नहीं था, मैंने भी कहीं पढ़ा है। और जब तक उधर पिज्जा कुछ टाइम मांगा, 40-45 मिनट्स का उधर फ्लाइट में भी टाइम था, तो तब तक ये लोग आपस में विचार करने लगे ब्रिटेन की समस्या पर। उसी में उन दोनों ने भी सुझाव दे दिया कि एक काम करिए, एक आप जनमत संग्रह प्लेबिसाइट ही करा दीजिए ब्रिटेन में कि कौन रहना चाहते हैं या बाहर होना चाहते हैं। तो एक्चुअली था क्या कि यह दांव डेविड कैमरून ने इसलिए खेला कि यह पहला दांव नहीं था, यह दांव खेल चुका था इससे पहले एक और प्राइम मिनिस्टर था, हैरोल्ड मैकमिलन, 1975 में। जैसे 1973 में जब ब्रिटेन मेंबर हुआ तो उस समय भी इस मुद्दे पर डिवीजन हो रहा था कि ब्रिटेन को मेंबर उसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हैरोल्ड मैकमिलन ने सोचा कि चलो इसमें लगना क्या है, इसको हम जजमेंट ही ले लेते हैं। तो हैरोल्ड मैकमिलन ने कहा कि भाई एक जनमत संग्रह हो, और जनमत संग्रह हुआ, उसमें वो जीत गया। लेकिन 1975 का सिचुएशन अलग था, अब सिचुएशन अलग हो गया। अभी क्या हुआ है कि खास की जो ग्लोबलाइजेशन का फेलियर हुआ है और इकोनॉमिक क्राइसिस जब आई है, जब से 2009 ऑनवर्ड से, तो वर्ल्ड वाइड माइग्रेशन के प्रति एक डिसइल्यूजनमेंट और एक बहुत बड़ा आक्रोश हो गया है। देखो यहाँ पर एशिया में, साउथ एशिया में देखो माइग्रेशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में NRC हो गया, उधर रोहिंग्या और बर्मा म्यांमार का मामला आप देख रहे हो। तो हर जगह तो वही समस्या है। उधर गल्फ कंट्रीज में वो समस्या है, वो अलग माइग्रेशन से परेशान है। कोई किसी माइग्रेटेड पीपुल को लेना नहीं चाहता। ये दुनिया इतनी असुरक्षित हो गई है। तो आज की स्थिति तो बड़ी दूसरी है। तो डेविड कैमरून ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम अपने जो बरवोले मेंबर्स हैं उनका मुंह बंद करने का, जो बहुत आर्टिकुलेट मेंबर्स हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर एग्जिट, तो उनका मुंह बंद करने के लिए हम जनमत संग्रह करवा देते हैं। वही जून 2016 में वो वही जनमत संग्रह करवाया। बहुत उल्टा दांव पड़ गया उसको, बिकॉज ही लॉस्ट दिस रेफरेंडम और प्लेबिसाइट, लॉस्ट कर गया। वो लॉस्ट कर गया तो अब तो एग्जिट करने की बात हुई, अब तो एग्जिट करना है, अब तो लॉस्ट हो गया।
अब उसमें जब बार्गेनिंग शुरू हुई तो डेविड कैमरून तो पहले ही त्यागपत्र दे दिया, डेविड कैमरून से तो केस संभला नहीं। अब जो प्राइम मिनिस्टर आई टेरेजा मे से तो आप लोग भी अवगत हो गए, वो तो बली पड़ गई इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वो पार्लियामेंट को लेकर 3 बार उसने डील करने की कोशिश की ब्रुसेल्स के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। मुद्दा आया हार्ड एग्जिट या सॉफ्ट एग्जिट। हार्ड एग्जिट का मतलब है कि हमको ज्यादा शीघ्रता से रिलेशनशिप तोड़ना है। सॉफ्ट एग्जिट का मतलब हुआ कि हमें कुछ न कुछ उससे संबंध भी बनाए रखना है, बाहर निकलने के बाद भी थोड़ा हमें कुछ न कुछ अरेंजमेंट रखना है। तो उसमें दोनों तरह के लोग थे। एक तो कुछ चाहते थे कंप्लीट एग्जिट, कुछ चाहते थे कि नहीं जो जो जैसे लेबर पार्टी के थे, अब वो सब नहीं चाहते थे उस तरह का। और कंजर्वेटिव पार्टी के थे, बहुत सारे मेंबर्स चाहते थे। यूकेआईपी का तो ये स्लोगन ही था। तो ब्रिटेन का जनमत एक तरह से बटा रहा। 3 बार टेरेजा मे ने कोशिश की, अपने कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स ही वो चाहती थी सॉफ्ट एग्जिट ले, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं थे। अंत में टेरेजा मे ने 3 बार डील किया ब्रुसेल्स के साथ, करने की कोशिश की और हर बार वो विफल हो गई। तो अच्छा, उसने एक गलती है कि गलती नहीं की, उसने तो खैर प्रयोग ही किए थे। उसने पार्लियामेंट का फिर चुनाव करा दिए। तो चुनाव कराए तो उसको लगा कि अगर ज्यादा मेंबर्स होगा तो हमारी स्थिति बुलंद होगी। उल्टा और भी जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स है वो कम हो गए, मतलब और भी वो चुनाव हार गई टाइप की। तो और भी उसकी गवर्नमेंट चली गई माइनॉरिटी में, तो उसकी स्थिति और भी कमजोर हो गई, वो दांव भी फेल हो गया। अब दोबारा वो चुनाव भी नहीं करा सकती थी, क्योंकि इससे पहले डेविड कैमरून के टाइम में एक कोलिशन गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन ला दिया था फिक्स्ड पार्लियामेंट एक्ट का। उसमें यह था कि भाई आप साधारण बहुमत से नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हो, तो ये गवर्नमेंट में वहां पर स्टेबिलिटी चाहिए। अब देखो, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से गवर्नमेंट को लॉन्गेविटी देने के लिए एक टाइमली प्रोविजन लाया गया कि बात बात पर गवर्नमेंट को ना गिराया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो बड़ा एक वीकनेस तो होता ही है कि आप रात में सो रहे हो, सुबह उठे तो पता चला आपकी मिनिस्ट्री गिर गई। तो ऐसा तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं होता है। तो ब्रिटेन ने उसमें कुछ बचाव करने की कोशिश की। खैर एनीवे, इसलिए अब दोबारा वो चुनाव भी नहीं करा सकती थी। अंत में वो पार्लियामेंट से रो के निकल गई एंड सी फाइनली सी रिजाइंड। तब आए बोरिस जॉनसन हार्डलाइनर थे। इनका कहना था कि नहीं, हम एग्जिट लेंगे। अब इन्होंने क्या किया, आते ही इन्होंने एक चाल चल दी। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम पार्लियामेंट से बात ही नहीं करेंगे, पार्लियामेंट से बात नहीं करेंगे। पार्लियामेंट को डार्क में रखकर इन्होंने पार्लियामेंट के सेशन को अपदस्त कर दिया। और फिर इन्होंने चाहा कि हम 31 अक्टूबर तक निकल लेते हैं और पार्लियामेंट से बिना पूछा हुआ वी हैव टू टेक द गवर्नमेंट डिसीजन। और उन्होंने उधर पार्लियामेंट को एक तरीके से रखा, लेकिन उसका जो सेशन है उसको अपदस्त किया। एंड ही टुक द फॉर्मल एसेंट फ्रॉम दिस यू कैन से ब्रिटिश क्राउन एज वेल। अब एक बड़ी दिलचस्प चीज है, जब देखो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वर्ल्ड वाइड कुछ कुछ चेंजेज होता रहता है। जब हम करेंट पढ़ते हैं और अगर हमें ट्रेडिशनल पता रहता है तो उस चेंजेज को पकड़ने में सुविधा होती है। अब जब उसने पार्लियामेंट के सेशन को अपदस्त किया, उसके बाद उसने स्वयं आर्बिट्रेरी डिसीजन लेना चाहा ब्रिटिश क्राउन के साथ मिलकर, तो ब्रिटिश जुडिशियरी ने उसमें इंटरवेन कर दिया। अब ब्रिटिश जुडिशियरी का जो इंटरवेंशन है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ब्रिटिश इतिहास में, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यूएसए में यूएसए में तुम कहोगे तो वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है एंड जुडिशियल रिव्यू का राइट है वहां। तो वहां कोई भी अगर डिसीजन कांग्रेस लेती है या अमेरिकन गवर्नमेंट लेता है तो उसको तुरंत जुडिशियरी रिवाइज करता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अब तक का रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऑल पावरफुल माना जाता है। उसमें तो आप समझ सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, वहां तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्लियामेंट के बारे में कहा ही जाता है कि वो कुछ भी कर सकती है सिवा पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के, टू मेक अ फीमेल अ मेल एंड वाइस वर्सा। तो वो इतना पावरफुल पार्लियामेंट था, वहां पर तो जुडिशियल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कुछ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडिया ने तो दोनों का फ्यूजन लाया है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बीच एक तरह से एक सामंजस्य लाने की कोशिश की है। लेकिन पहली बार जुडिशियरी ने उसमें इंटरवेन करके और तब बोरिस जॉनसन के गवर्नमेंट को कंपेल किया कि आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। तो इसमें हमें याद है कि उपेंद्र बख्शी ने एक आर्टिकल लिखा था, जो वो थे वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो वो उन्होंने उस पर उनका एक आर्टिकल आया था कि केशवानंद भारती मूवमेंट इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन।
तो केशवानंद भारतीय मूवमेंट इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब जुडिशियरी भी इसमें इंटरवेन कर रही है। अंत में बोरिस जॉनसन को एक सफलता मिली कि उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल गया, क्योंकि उसने जो चुनाव कराया उसमें उसका जो एजेंडा था, क्योंकि लेबर पार्टी भी उत्साहित थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन बोरिस जॉनसन ने बढ़त हासिल कर ली अल्टीमेटली इलेक्शंस में। तो उससे क्या हुआ कि उसकी स्थिति मजबूत हो गई, और तब फाइनली आपको यहाँ पर सूचना दी जाती है कि ये डील हुई बोरिस जॉनसन की सरकार के द्वारा यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर 31 जनवरी 2020 को हुआ, और उसमें 1 ईयर का एक ट्रांजिशन फेज दिया गया कि ब्रिटेन निकलेगा। अब जो प्रोविजन ना उतना हार्ड है ना उतना सॉफ्ट है, लेकिन एक दो कंसर्न ब्रिटेन का है। एक तो स्कॉटलैंड बहुत डिसरिजनमेंट है, स्कॉटलैंड में फिर बात चल रही है कि हम दूसरा फिर एक बार डिमांड उठाएंगे हम एग्जिट करने का। स्कॉटलैंड अलग एग्जिट करने के मूड में है। उधर नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ चुनौती आ गई है कि नॉर्दर्न आयरलैंड मेंबर है यूयू का, और नॉर्दर्न आयरलैंड का जो बॉर्डर है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ वो सॉफ्ट बॉर्डर है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी उसका मेंबर है। स्कॉटलैंड के साथ मजबूरी है कि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वो, और वो सी फूड से लेकर हर चीज़ का एक्सपोर्ट करती है दुनिया में, तो उसका फायदा तो ईयू के साथ चलने में है। तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम का स्वयं का भविष्य भी क्या होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि तत्काल उसने आयरलैंड के साथ में, नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ भी समझौता किया है और स्कॉटलैंड को भी गुड ह्यूमन में लाने की कोशिश की है, लेकिन अब क्या भविष्य होगा यूनाइटेड किंगडम का ये कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए, यह वही ब्रिटेन है जो नॉर्मन इन्वेजन से अपना कैरियर समाप्त किया था और ब्रेग्जिट पर आ गया। तो बच्चों, जब हम इस प्रेजेंट को पास्ट के कंटेक्स्ट में रखकर देखते हैं तो प्रेजेंट का कुछ नया मीनिंग मिलता है कि क्या यह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं था, क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ही इम्प्लॉयड था, और फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अब ये चुनौती का सामना कर पाएगा। हालांकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो यह चुनौती का सामना होगा। आगे स्कॉटलैंड का मुद्दा क्या उभर सकता है, आयरलैंड के साथ नई चैलेंज आ सकते हैं, और अभी ब्रेग्जिट में भी तो अभी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, केवल सिग्नेचर हुआ है। तो कई तरह की चुनौतियां होगी जो अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, जब आगे आने वाली परिस्थितियां बताएगी ये कौन सी दिशा लेता है। तो माय स्टूडेंट्स, मुझे ये चीज़ बतानी थी। पास्ट एंड द प्रेजेंट में हम हमेशा आपसे यही संदेश आपको देते हैं कि ट्राई टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। हमें क्लोज आइडिया भी चाहिए, लिखने में क्लोज आइडिया की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन क्लोज आइडिया नहीं हमें प्रिजर्व हम कर पाएंगे जब तक हमें विषय वस्तु पर एक ब्रॉड आइडिया नहीं होगा। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद अब मैं आपको बता दूं आगे का कि संयोग से हमारा उस सैटरडे, हालांकि एडवांस में मैं आपको बताता नहीं, लेकिन लगभग आपको ही पता चल जाएगा 15 अगस्त आ रहा है। तो आप जो नेक्स्ट सैटरडे होगा उसका लेक्चर कहीं ना कहीं इंडिया के फ्रीडम और पार्टीशन वाले मुद्दे पर होगा। उसमें मैं चाहूँगा एक ब्रॉड आइडिया आपको दूँ, और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी उससे जुड़े हुए अगर होंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और मैं अब वर्ल्ड हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब कुछ दिन यहीं रहूँगा, फिर देखता रहूँगा जैसे जैसे वर्ल्ड में घटनाक्रम होता है वैसे वैसे मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, सूचना दूंगा, और पास्ट एंड प्रेजेंट के माध्यम से आपकी अप्रोच को चेंज करने की कोशिश करूँगा। आगे भी हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। आप लोग भी मनोबल को, यू हैव टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द सिचुएशन। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, केवल एक सही स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। आप लोग सभी लोग मेहनती लोग हो, आपको केवल पता चलना चाहिए कि इसका सही डायरेक्शन क्या हो। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की पद्धति में फॉल्ट है तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी सारी कैजुअलिटीज होती है तो इसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, परंतु हम लोगों को घुटने नहीं टेकने हैं, फाइट करना है, फाइट एंड विन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन लेक्चर।